गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जैकेट वैकेट पहन के बाहर निकलना जनाब, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है। चाय का मग थाम लीजिए और फिर हमारी खबरें सुनिए। और अगर किसी ने बाहर जाना है तो मैं फिर कह रहा हूँ, पैक होके जाना है। बच्चों को आज हमने पैक करके स्कूल भेजा है, चूंकि बाहर बारिश हो रही है। मैं इस्लामाबाद की बात करूं, लेकिन ओवरऑल मुल्क में मौसम ऐसा ही है। कहीं पर बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम आज कैसा रहेगा, प्रोग्राम का आगाज इसी बात से करते हैं। बिल्कुल इसी बात से आगाज करते हैं कि आज दिन भर क्या होने वाला है, क्योंकि कल जब मैंने फोरकास्ट देखी तो बारिश नहीं थी। सुबह जब मैं उठी तो बारिश भी थी और ओले भी पड़ रहे थे। तो हुआ क्या एक्चुअली, हम जरा जान लेते हैं। डीजी मेट महर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, इस्लामाबाद में सुबह ओले पड़े, ये एक्सपेक्टेड था सर? बिल्कुल, ये हो जाता है कभी कभार फिनोमेना ऐसा, जिसमें थोड़ी सी इस तरह की सूरत हाल, चूंकि ये वेदर इतना ज्यादा नहीं है पूरे, यानी एक होता है ना जिस चीज ने ज्यादा कवर किया होता है ना, जब वेदर ऐसा होता है तो वो तो फिर इस तरह के जो फिनोमेनाज नहीं होते। ये शॉर्ट प्लेस और शॉर्ट पीरियड के लिए ये होते हैं। तो आपने देखा होगा कि मरी में बारिश हो रही होती है या बर्फबारी होती है, तो इस्लामाबाद में धूप निकली होती है। तो इस तरह जब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो वो इस तरह का फिनोमेना हो जाता है। सर वैसे आज तो पूरा दिन बारिश होगी मजीद? नहीं, पूरा दिन नहीं है, पूरा दिन नहीं है। ऐसे ही है, कभी बारिश हो जाएगी, कभी धूप निकल आएगी। ज्यादा चांसेस वैसे धूप के हैं, बारिश के इतने ज्यादा चांस नहीं है। तो अच्छा। ये अभी वेदर इसी तरह चलता रहेगा, 2-4 दिन इसी तरह ही है। कोई धूप भी निकलेगी और फिर 29-30 को थोड़ा सा एक स्पेल लग रहा है कि उसमें ज्यादा बारिश हो जाएगी शायद। ठीक है। और सर, मरी और अगर हम नत्थे गली यानी गलियात की बात करें, यहाँ पर अगले 3-4-5 दिन मौसम कैसा रहेगा? बर्फबारी ही एक्सपेक्टेड है? बर्फबारी ऐसे है कि कुछ हल्की हल्की बर्फबारी का इम्कान है, लेकिन ज्यादा नहीं है। अपर एरियाज जो हैं, ये अभी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं या जो हम देख रहे हैं, ये चित्राल से लेके आप कह सकते हैं कि आगे गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू या कश्मीर के इलाके अपर एरियाज में, वहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। तो उसका डेफिनेटली इम्पेक्ट होता है कि जी हमें ये आने वाले सीजन में जो है वो मेल्टिंग की सूरत में पानी दे जाती है। तो वहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और ये सिलसिला रहेगा। अभी ये 29-30 को जैसे मैंने आपको बताया ना कि जी इंशाल्लाह दोबारा चांसेस हैं, बारिश भी है। और ये पंजाब के भी कुछ इलाके जो है उस बारिश की जद में आएंगे। सर मुल्क के बाकी हिस्सों में क्या सूरत हाल रहेगी? सिंध की, बलूचिस्तान की बात करें तो? केपीके में तो बारिश हो जाती है जब सिलसिला आता है। वेस्टर्ली और क्वेटा में भी बारिश हो जाती है। क्वेटा से ऊपर जितने इलाके हैं, चमन है, जोब है, या हमारे आगे एजेंसीज आ जाती हैं, तो इनमें बारिश हो जाती है। कलात में भी स्नोफॉल के चांसेस हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी होगी। वहाँ पे भी ठंड हो जाती है काफी ज्यादा, लेकिन नीचे सदर्न पार्ट जो है ना, उसमें इतना नहीं होता। तो बहरहाल ये बादल और इनकी धूप और ये आंख मचोली चलती रहेगी। अभी मौसम में वो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एक थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है, धूप निकलती है, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वो नहीं। अभी थोड़ा सा ये सर्दी जो है उस वो शिद्दत बरकरार रहेगी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम कह देंगे कि रिकॉर्ड तोड़, वो चीज नहीं है। ठीक। और सर, सिंध में बर्फबारी 2 साल बाद हुई है गोरख हिल में, क्या दोबारा से बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है आइंदा 3-4-5 दिन में सिंध में, गोरख नहीं, हिल में? वहाँ पे अभी नहीं है। गोरख हिल स्टेशन की हाइट जो है ना वो काफी ज्यादा है, वो ठीक है, मरी के बराबर आ जाती है बाज का। तो होते मरी के बराबर ही है। तो वहाँ पे अगर ये क्वेटा से आपने जैसा देखा होगा ना कि सिंध में अक्सर इलाके जो हैं वो कोल्ड वेव की जद में रहे, और वहाँ पे काफी सर्दी, कराची तक जो है वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ इलाकों में था। तो लेकिन अब चांस थोड़ा सा कम है। ठीक है। और सर, इंटेंस वेदर अगर हम पूछें आपसे, जिस तरह हमने आप चित्राल का जिक्र भी किया, लेकिन कोई ऐसी डेवलपमेंट या किसी भी ऐसे वेदर सिस्टम की हम बात करते हुए कहें कि वहां पर जरा ज्यादा इंटेंस हो सकता है, सिचुएशन ज्यादा खराब हो सकती है? ये अपना ये किसी वक्त भी मौसम ऐसी चीज है कि देखें कि किसी वक्त भी इसमें शिद्दत भी आ सकती होती है। इसको हम नहीं कर सकते कि जी ये नहीं होगा। क्या सर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? लेकिन चूंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि इम्कान है, चांसेस हैं, तो क्या कैलकुलेशन हमारी ऐसी ही होती है वेदर को लेकर?
नहीं, चांसेस देखें जी, वेदर तो एक हम पूरी वर्ल्ड का पैटर्न देख रहे होते हैं ना, या पूरे अपने जब ये चीज देख रहे होते हैं तो अपने वेस्ट और साउथ, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये सारा देख रहे होते हैं कि जी वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और वो किस तरह हमें इफेक्ट करेंगे। राइट। तो ये ऐसी कुछ शिद्दत आई जिसमें कोई ऐसा लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ और उसमें हमें महसूस हुआ, तो हम इंशाल्लाह, लेकिन देखिए मैं अब कह दूंगा कि नहीं है, तो हो भी सकता है, ये नई वाली बात नहीं है। वेदर जो होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। कौन सा सिस्टम मुल्क में दाखिल हो और फिर जो फोरकास्ट है वो तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि मैं बिल्कुल शुएब से कह रही थी सर कि मैंने रात को जब मौसम देखा सुबह की तैयारी करने के लिए तो उस वक्त धूप के आसार थे और सुबह मेरे उठने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड और कुछ इलाकों में ओले भी हैं, तो ये हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें मौसम जो है वो बाउंड्री लेस फिनोमेना है, कहाँ से हवाएं चलती हैं और कहाँ आ जाती हैं, तो इस तरह पूरी दुनिया के गिर्द जो हम देखें ना, ग्लोबल फिनोमेनाज हैं, ला नीनो, अल नीना, उनके फैक्टर जब देख रहे होते हैं ना, तो वो तो पैसिफिक ओशन पे वो बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन सर क्या कोई एडवाइजरी किसी भी शहर से मुताल्लिक जारी की गई हो एहतियात के हवाले से? ये एडवाइजरी तो आप फोरकास्ट हमारी पढ़ लिया करें, डेली हम देते होते हैं, शाम को भी है और उसके बाद अभी दोपहर को भी एडवाइजरी आ जाएगी, तो आप देख लिया करें। ये मेरा ख्याल हमारे लोग आपके साथ राब्ते में होते हैं, हमारे जो फोरकास्टिंग ऑफिस, बल्कि इवन के हमारे जितने भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी हमारे जो ऑफिस हैं वो भी अपने मुतलका इजला की फोरकास्ट जो है ना वो देते रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। साथ मौजूद थे आप और मौसम की सूरत हाल से मुतालिक हमको आगाह कर रहे थे। और इस्लामाबाद में जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी बढ़ रही है हल्की हल्की किसी जगह पर, लेकिन पूरे दिन से मुतालिक यही कहा जा रहा है कभी धूप और कभी बारिश, यानी बादलों की आंख मचोली भी जारी रहेगी। तो बहरहाल बाहर निकलते हुए मैं फिर कहूँगा एहतियात करें, क्योंकि अगर बारिश नहीं भी हो रही तो बहरहाल ठंड है और इस ठंड से अपने आप को आपने बचाना है, महफूज रखना है आपने। जब हम मौसम की बात करते हैं तो इस्लामाबाद का जिक्र भी हमने की, तो हमने ओवरऑल पूरे मुल्क की बात की, लेकिन आपको लाहौर लेकर चलते हैं। जब बात हम लाहौर की करते हैं तो जनाब लाहौर में जब बारिश हुई, हालांकि हल्की हल्की सी बारिश थी जिसे बूंदाबांदी हम कहते हैं, तो लाहौरियों के दिल ऐसे ऐसे मचल उठे। उन्होंने कहा जी बारिश हो रही है, अब पहुंचना है हमने खाबों की दुकानों पर और खाना है जो भी आपको पसंद है। वैसे लाहौरी वैसे बड़े मशहूर हैं, खाबों का शहर लाहौर, और लाहौरी वैसे भी बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं। सुबह का वक्त हो तो वहाँ पर हम देखते हैं पाए, और अगर शाम का वक्त हो तो वहाँ पर आप सर्दी के मौसम में दूध जलेबी भी चल रही है, जो भी जिसका दिल चाहे जनाब वो पहुँच जाता है खाने पीने के लिए। दोस्तों की महफिलें भी जमती हैं। तो सुहाने मौसम को लाहौरी किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वरदा सलीम ने रिपोर्ट तैयार की है, मिलकर देखते हैं। आसमान पर बादल क्या चाय के जिंदा दिलाने लाहौर का समोसे, पकौड़े और जलेबी खाने के लिए मन ललचाया और वो पहुंच गए उन दुकानों पर जहां वो मौसम के साथ साथ खाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। लोग अहले खाना के हमरा कहीं समोसे खा रहे हैं तो कहीं पकौड़ों का मजा ले रहे हैं। मीठा खाने के शौकीन गर्मा गर्म जलेबियों से महजूज हो रहे हैं। ये मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, अभी ना बारिश हुई है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, तो हम समोसे खाने के लिए आए हैं। मौसम का एंजॉय करने के लिए हम आज निकले हैं, ये समोसे खाने के लिए, साथ में बच्चे भी हैं मेरे। हम मौसम बहुत खुशगवार हुआ था तो भाई लेके आए, ये जलेबी वगैरह भी इनके पास है, बहुत अच्छी है। बारिश के मौसम में समोसों, पकौड़ों और जलेबियों की मांग में बेहद इजाफा हो जाता है और इन दुकानों पर रश इस कदर बढ़ जाता है कि अक्सर मकामात पर तवील कतारों में खड़े होकर बारी का इंतजार करते हुए ग्राहक नजर आते हैं। यहाँ तक के दुकानदारों के लिए डिमांड पूरी करना दुश्वार हो जाता है। जो बढ़ती है ना सर, इसी तरह जो है ना सर्दी में जो है ना बस ग्राहक भी ज्यादा आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम जो है ना तैयार करते हैं सामान। ये मौसम के लिहाज से ये काम बढ़ जाता है और लोग दूर दूर से आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, समोसे खाने आते हैं। सर्दी के मौसम में शाम के वक्त बारिश की बूंदाबांदी हो रही हो तो दोस्तों के साथ गुजारे हुए ये लम्हात यादगार बन जाते हैं। जनाब ये तो लाहौर की बात हो रही थी, लेकिन अब मैं लेके जाने वाली हूँ आपको चाइना, जहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी है कि खून भी जम जाए। -53, यहाँ पे -2 या 3 होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। 53 पे आप सोचें कि क्या सूरत हाल होगी। हवा में पानी फेंके तो वो भी जम जाए और खाना पता नहीं कैसे बनता होगा, मतलब आग भी ठंडी हो जाती होगी, इतनी ज़्यादा सर्दी है। और ब्रिटिश एक खबर सायद आ रहा है जिसने ये रिपोर्ट की, उन्होंने कहा है कि शुमाल में वाक़ शहर मोहे शहर का नाम है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। इससे पहले वहां पे कभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी। निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। ज़ाहिर है बच्चे स्कूलों को नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स बहुत सारे लोगों को जाना होता है जो कि नहीं पहुंच पाते। -53 बहुत ज़्यादा सर्दी है।
और इससे पहले 54 साल पहले की बात है, 1969 में जब -52 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था टेम्परेचर, और अब उससे 1 डिग्री और ऊपर चला गया है। तो इतनी फ्रीजिंग ठंड जो है ना, वो मैं कहती हूँ इंसानों के रहने के लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो सकता। और ज़ाहिर है सिर्फ इंसान नहीं सलमा, सबके लिए वहाँ पे रहना मुश्किल है। जितनी मखलूकात जितनी हैं, मखलूकात परिंदे, हैं। जानवर, सबके लिए। यस, और ये देखिए -52 इसकी तो हम बात करें, लेकिन एक डिग्री ये ऊपर हो या नीचे हो बहुत मायने रखता है। अगर हम कुर्रा अर्ज़ की बात करें जिसमें हम देखते हैं कि एक दहाई पहले का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कुछ और था और आज कुछ और टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर की वेरिएशंस आती है ना, इससे पूरा निज़ाम मुतासर होता है। और जब क्लाइमेट चेंज है, हम जब इसकी बात करते हैं, वो चाहे टेम्परेचर कहीं पे ड्रॉप हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली या कहीं पे टेम्परेचर राइज हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली, तो इसका फर्क पूरे दुनिया पर पड़ता है। और अगर हम इसकी इस लिहाज से एग्जांपल आपके साथ आज शेयर करें कि आपको लेकर चलते हैं एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका में बर्न्ट आइस शेल्फ से लाहौर जितना बड़ा बर्फानी तोदा अलग हुआ है, लाहौर जितना, यानी इतना बड़ा उस रकबा है। 1550 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला ये बर्फानी तोदा है, जो कि 22 जनवरी को बर्न्ट आइस शेल्फ से टूट कर अलग हुआ था, और अब ये इम्कान है कि वो अब तैरेगा। और एक दहाई कबल, यानी आज से 10 साल पहले, BS के माहिरीन ने इस आइस शेल्फ में एक बड़ी दरार इसको देखा था। दाड़ नहीं, दाड़ तो आपके दांत है, दराड़ ये देखी थी। और दराड़, अच्छा, दराड़ होती है कि दराड़ होता है? होती है और दाढ़ भी होती है। दाढ़ होती है, हाँ। और दरार पड़ती है कि दरार पड़ता है? पड़ती है, दरार पड़ती है। तो दरार को देखी जाती है? देखी जाती है, मोनस होती है ना। दरार को देखा जाता है? दरार को देखा जाता है और दरार देखी जाती है। अगर को आएगा तो देखा जाता है। हाँ। चलिए ठीक है, बहरहाल ये बर्फानी तोदा जनाब हुआ है अलग, और ये आपको इस वक्त हम विजुअल दिखा भी रहे हैं, जो एक एरियल फुटेज हमारे तक मौसूल हुई है, जो हम आपके साथ शेयर भी करें कि ये दिखाने का मकसद क्या है कि जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जो कि बैड प्रैक्टिसेस हैं, मस्ट से दैट, जिसकी वजह से आपके कुर्रा अर्ज़ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जिस पर हम देखते हैं अब आलमी सतह पर कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, हम इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात करते हैं, हम कलेक्टिव एफर्ट्स की बात करते हैं कि हमें इस कुर्रा अर्ज़ को बचाना है, महफूज रखना है आने वाली नस्लों के लिए। बिल्कुल, आने वाली नस्लों के लिए हमने इस कुर्रा अर्ज़ को महफूज इसलिए भी रखना है कि आने वाली नस्लों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, और पूरे ज़मीन पर किसी भी मुल्क से किसी भी इंसान का ताल्लुक हो, हर इंसान को एक अच्छा मयार ज़िंदगी मैसर आए। मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ चाइना नहीं, चाइना से हम होकर वापस आ चुके हैं। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बर्तानिया। बर्तानिया में क्या हुआ है, क्योंकि हम आने वाली नस्लों की बात करें तो कैसे बच्चे के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जिसने इंतहाई ज़हीन अफराद की एक सोसाइटी है मेंसा, इसकी रुकनियत हासिल कर ली है। छोटा सा बच्चा है और अभी उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। 3 साल के बच्चे को आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और आला जहानत के हामिल जो अफराद होते हैं, सिर्फ उनको मेंसा की रुकनियत मिलती है। इस बच्चे की क्वालिटी ये है कि इसकी उम्र 3 साल है और 9 माह की उम्र में इंतहाई बावकार ज़हीन अफराद की सोसाइटी में ये शामिल हुए। वो 7 ज़बानों में 100 तक गिनती पढ़ भी सकता है, गिन भी सकता है, सिर्फ 3 साल का बच्चा। और इसके अलावा 6 ज़बानें इसके लिए जो हैं वो अभी अजनबी हैं। 6 ज़बानें अभी ये मज़ीद सीख रहा है। इन ज़बानों में बहुत सारी मुश्किल ज़बानों के नाम शामिल हैं, हस्पानवी भी है उसमें, जर्मन भी है। कुछ ज़बानों के नाम इसलिए नहीं लूँगी कि वो ज़बानें इटसेल्फ इतनी मुश्किल हैं कि उनके नाम मैंडरिन भी है। हाँ, मैंडरिन भी है, फ्रेंच भी है, और बहुत सारी ज़बानें हैं। और टेडी हॉब्स ने इब्तदाई पढ़ना उस वक्त सीख लिया था जब वो सिर्फ 2 साल और 4 माह का था। आप सोचें 2 साल का बच्चा बात भी प्रॉपर्ली नहीं करता, लेकिन ये बच्चा इतना ज़्यादा ब्रेनी है माशाल्लाह कि इसने 7 ज़बानों में गिनती 100 तक सीख ली, और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है इसके माँ बाप ने इसको सिखा दी होंगी। लेकिन इतनी सी एज में अगर ये बच्चा इतना चालाक है तो आगे जाके ये कितना ज़्यादा ज़हीन होगा, ये मेरा ख्याल है। अच्छा, हम बेहतर मुस्तकबिल की बात कर रहे थे ना, इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का माहौल, फिर जब हम बच्चों की खुराक की, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आने वाली नस्लों को देनी है, और फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे ब्रेन्स हम देखेंगे। अच्छा सलमा, इसमें मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि हम अक्सर ये देखते हैं ना अपने घरों में, अपने आसपास, जो बच्चे तोतला बोल रहे होते हैं, बेबी ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैं जा लूँ, मैं कर लूँ। और ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि माँ बाप
बहन भाई घर के बड़े उस बच्चे से ऐसे बात कर रहे होते हैं, क्या कर ले, उससे सीधे तरह को क्या कर रहे हो, वो जवाब देगा मैं ये कर रहा हूँ, आप क्या कर ले, मैं ये कर रहा हम हूँ। उसको वही सिखा रहे होते हैं यस, चूंकि हम उस अंदाज में बोलते हैं, बच्चा उस अंदाज में जवाब देता है, फिर हम कहते हैं बच्चा ठीक बोल नहीं रहा। हाँ। तो अब जो आपने बात की ना कि 2 साल का बच्चा ठीक से बोल नहीं सकता, तो इसलिए मैं बात यहाँ कोट कर रहा हूँ कि प्लीज अपने बच्चों से जब आप बात करें बिल्कुल सही तरह से बात करें, कोई तोतला बनने की जरूरत नहीं है, कोई लोलो पोपो चोचो मोपो करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से बात करें, क्लियर वर्ड्स बोलें, बच्चा जवाब देगा, सीखेगा। ये छोटी सी कोशिश करके आप देखिए तो आपके बच्चे की, अगर आपको लगता है ना कि 4-5 साल का बच्चा भी वो क्लियरली बोल नहीं रहा, हाँ। तो ये गलती उसकी नहीं, गलती बेसिकली आपकी है। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे और अब लेकर चलते हैं आपको भारत। और भारत ले जाने का मकसद ये है कि वहां पर 250 से जायद डायनासोर के अंडे ये दरियाफ्त हुए हैं। और मालूम ये हो रहा है कि मुमकिन तौर पर ज़रा जितनी तारीख हम जानते हैं हम उससे पीछे की अगर बात करें तो ये जो अंडे मिले, जो फॉसिल्स मिले हैं, जो इसको पढ़ा उन्होंने समझने की कोशिश की तो ये समझ पाए कि ये परिंदे की कोई नस्ल थी, यानी उड़ने वाले डायनासोर होंगे या हो सकते हैं उड़ते ना हो, लो जब फ्लाइट। आपने कहा ना अंडे मिले हैं तो मैं ये सोच रही थी कैन से दोबारा डायनासोर पैदा हो जाए। नहीं बिल्कुल पैदा नहीं, उसकी मम्मी नहीं है ना, मम्मी अंडे पे बैठेंगे तो काका आएगा ना। देखो टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। अच्छा, नकली मम्मी लाएंगे। नकली मम्मी भी हो सकती है। अच्छा, एनीवे उस पे जब उन्होंने स्टडी की तो ये मालूम हुआ कि ये घोंसले बनाते थे, नेस्ट बनाते थे, वहां पर अंडे देते थे, और ये भी कि ये उनको थोड़ा सा डिग करके उस नेस्ट में और फिर उन अंडों को छुपा देते थे। सही। बट देखें कि इतने पुराने अंडे और अभी भी कुछ बाकियात उनकी मिल जाना बहुत स्ट्रेंज बात है, और ये हमारे साइंसदानों को भी क्रेडिट जाता है जो इस तरह की दरियाफ्तों में लगे रहते हैं। और इससे पहले की जिंदगी कैसी होती थी, पहले किस किस्म के जानवर पाए जाते थे, माहौल किस किस्म का होता था, ये चीजें सामने आती रहती हैं। रिसर्च का सिलसिला जारी रहता है। अब चूंकि सर्दी है तो सर्दियों में रिसर्च का ज्यादातर ताल्लुक जो है वो माल्टों से होगा। खाने पीने की बात तो फिर हम नहीं, किस किस्म के माल्टे हैं, हमें उस दिन जिक्र किया था, शकरी माल्टे हैं, मौसमी है, कीनू होंगे, मौसमी होंगे। फ्रूटर में क्या फर्क होता है? फ्रूटर और कीनू में और छोटा वाला होता है ना, पता नहीं अब वो अब देखें हम मैं और सलमा कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि इतने इतने नाम आते हैं कि अच्छा हम तो मार्केट जाएं तो कहते हैं बस आप माल्टे लेने जा रहे हैं, बेसिकली तो इतने ज्यादा वैरायटी वहां पर होती है। अच्छा कुछ कुछ वैरायटी तो मालूम है हमें, कुछ का ज़ाहिर है हमें भी इल्म नहीं है। अगर खानपुर हम जाएं तो वहां कोशिश हमारी होती है किसी बाग वाले से दोस्ती हमारी हो जाए और हम बाग में जाएं, फिर हम उनसे पूछें कौन से दरख्त पे कौन सा माल्टा लगता है, हम तमाम जो टेस्ट है ना एक्सपीरियंस कर सकें। तो चूंकि खानपुर के माल्टे बहुत मशहूर हैं और वहां पर सिट्रस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, किस किस्म की वैरायटी वहां पर है और कैसे हम वहां के माल्टों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं, कितना पोटेंशियल खानपुर में है, वहां के बागात में, वहां की ज़मीन पे, वहां के एनवायरनमेंट पे है। तो इससे मुतालिक हमारे पास हसन अली ताहिर की रिपोर्ट है टेक्सिला से, तो लेकर चलते हैं आपको टेक्सिला। गंधारा तहजीब का मरकज़ टेक्सला न सिर्फ अपने आसार कदीमा बल्कि फलों के बागात के हवाले से भी मुनफरिद मकाम का हामिल है। एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान के ताउन से गंधारा रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान ने खानपुर के वेकफील्ड गार्डन्स में पहले सालाना सिट्रस फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल का मकसद मकामी मसनूआत की माशी सलाहियत के बारे में आगाही पैदा करना और गंधारा तहजीब की शानदार रवायात से मुतासर होने वाले टेक्सला के पत्थर के फनून और जायके के लिए मशहूर खानपुर के फलों की पैदावार को फरोग देना है। टाइम हम भरपूर कोशिश होगी कि हम लोकल कम्युनिटी को जितना हो सके हम उसको मोबिलाइज कर सकें। गंधारा से रिलेटेड जो हमारे यहाँ के लोकल जो आर्टिसन हैं उनकी प्रोडक्ट्स भी हमने यहाँ पे उनको भी डिस्प्ले में रखा हुआ है। एक तो लोकल कम्युनिटी ने इसमें बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। फार्मर का और कंज्यूमर का आपस में लिंक डेवलप होता है और जो लिंक जो होता है ये किसान की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। फेस्टिवल का मकसद साइंसदानों, माहिरीन तालीम, सनतकारों, बरामद कुनंदगान, काश्तकारों, ज़रूरी सार्फिन और सयाहों को एक दूसरे से राब्ते का मौका फराहम करना था। फेस्टिवल में खाने पीने, फलों, पत्थर की अशिया और दस्तकारी के स्टॉल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहे। फेस्टिवल में टेक्सला, खानपुर, हरीपुर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ख्वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अच्छा जी, आपने माल्टे तो खा लिया, अब ज़रा आपको काबली पुलाव भी खिलाते हैं। बड़ी स्पेशल डिश होती है, चावल होते हैं ख़ास तरह के और उसके ऊपर कैरेट के साथ कुछ स्पेशल रेसिपी करके उसको स्प्रिंकल किया होता है और वो कैरेट के साथ बीच में कुछ बादाम भी होते हैं, कुछ मीठा टेस्ट आता है, कुछ नमकीन टेस्ट आता है और उसके अंदर गोश्त भी होता है। बड़ी मज़ेदार डिश होती है काबली पुलाव, यकीनन बहुत सारे लोगों ने खाया होगा और बलूचिस्तान का ख़ास पकवान भी है। तो जनाब इसकी तैयारी कैसे होती है? कोयटा से जुलेखा खान की एक रिपोर्ट है हमारे पास, देखते हैं कि ये पकता कैसे है, गोश्त, गाजर, सारी चीज़ें इसमें होती है। लेट्स वॉच।
मटन यखनी गाजर, जीरे और इलायची से तैयार मगर मिर्च और मसाले से बेनियाज। ये है क्वेटा की खास डिश काबली पुलाव। मैंने काबली पुलाव भी खाया, इनका रोस्ट भी खाया और मैं अब लेके भी जा रहा हूँ। काबली पुलाव और गोश्त के साथ दोनों पसंद है। काबली पुलाव या बहुत मज़ेदार बनाते हैं ये लोग। इसकी जो फेमस होने की वजह ये कि ये सादा है, सिंपल है, इसमें कोई मसाला नहीं और हम इसको नेचुरल तरीके से बनाते हैं, इसी वजह से लोगों को ये ज़्यादा पसंद है। अफगान काबली पुलाव आज बलोच पश्तून मुआशरे का अहम पकवान बन चुका है। ईद, त्यौहार, दावतों पर काबली पुलाव ना बने अब तो ये मुमकिन ही नहीं। काबली पुलाव जिसने खाया दोबारा ज़रूर उसका दिल चाहा कि वो काबली पुलाव खाए। अच्छा, कुछ जगह का काबली पुलाव ज़्यादा आपको मज़े का लगता है। ये तो सलमा आपने जिक्र किया था बलूचिस्तान का। अगर आप मर्दान की तरफ जाएं तो वहाँ का काबली पुलाव भी बहुत अच्छा है। चार सद्दा का वैसे तो चपली कबाब, लेकिन वहाँ का भी ये अच्छा है। और बन्नू का बीफ पुलाव बहुत मशहूर है, नॉट काबली पुलाव, बीफ पुलाव बहुत मशहूर है। तो हर जगह का एक टेस्ट होता है और वहीं का फिर हम देखते हैं कि डिश जो है ना दूसरे शहरों में जाते फिर लिखा होता है बन्नू का असली बीफ पुलाव, खास बन्नू की डिश, खास वहाँ की तरकीब। इस्लामाबाद में 36 जगह पे आपको नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब आपको लेकर चल रहे हैं हम पेशावर यूनिवर्सिटी, और पेशावर यूनिवर्सिटी में हम बात करेंगे आर्ट की नुमाइश की, एग्जीबिशन का जिक्र करेंगे। बेशतर फनपारे ऐसे हैं जो कि बच्चों ने बनाए हैं, विच इज़ वेरी गुड कि बच्चे किस तरह से अब फनपारे बना रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी सामने लेकर आ रहे हैं। और आप ये देखें कि ये वो बच्चे हैं जो अपनी गुजर बसर के लिए कचरा चुनते हैं। ये बड़ी डिफरेंट सी खबर है। कचरा चुनने वालों ने फनपारे बनाए। क्या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं ये वज़ारा वो जानते हैं। क्या वो देखते हैं आसपास, जो तलखियाँ वो बर्दाश्त करते हैं ये वो जानते हैं। लेकिन कैसे अपनी उस सोच को, अपनी उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने फनपारों की शक्ल में ढाला, ये हमें दिखाएंगे पेशावर से अरशद खान अपनी इस रिपोर्ट में। फ़नूनी लतीफ़ा न सिर्फ एहसासात के इजहार का एक मौसर जरिया है बल्कि इसे अच्छी खासी आमदन का जरिया भी बनाया जा सकता है। दुनिया भर में ऐसे बेशुमार मुसव्विर हैं जिनके बनाए गए फनपारे करोड़ों रुपए में बिकते हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी में लगी नुमाइश में रखे बेशतर फनपारे ऐसे हुनरमंद बच्चों ने बनाए हैं जो आर्ट को बतौर पेशा अपनाने का तहिया किए हुए हैं। ये बच्चे न सिर्फ मुरवजा तालीम से दूर है बल्कि अपने गुजर बसर के लिए कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। आर्ट जो है ये तो क्रिएटिविटी डेवलप करता है, ये तो कंसेप्चुअल इंसान को बड़ा क्लियर करता है। और आर्ट आपकी तख्लीकी जो सलाहियत है ना, जो एबिलिटीज है, ये उसको एक्सप्लोर करता है, इसको डेवलप करता है, आपको आगे ले आता है। नुमाइश में रखे गए फनपारों में खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत, इस्लामी खताती, जदीद आर्ट और सूफीज़म के मुख्तलिफ ज़ावियों को उजागर किया गया। इसमें डिफरेंट मीडियम्स है, कल्चर है और मॉडर्न आर्ट है और कैलीग्राफी है और एक मैसेज पेंटिंग है जिसमें एक गॉड ने मैसेज किया होता है। हर इंसान डिफरेंट सिचुएशन में पैदा होता है, वो तो अलग हाथ है, लेकिन हमें बस खुद को देखना चाहिए, खुद को कबूल करना चाहिए और उस चीज़ को लेकर चाहिए, खुद इग्नोर करना चाहिए उस बात। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नुमाइश में रखे गए फनपारे देखे और इनमें गहरी दिलचस्पी जाहिर की। हकीकत से करीब महसूस होती ये तस्वीर और कुदरती मनाजिर की अक्कासी करने वाले ये शाहकार फनपारे इन गरीब बच्चों के महफूज मुस्तकबिल का एक सहारा है। आर्ट के खूबसूरत शाहकार आपने देखे। शुएब, मैंने एक कहावत एक उस्ताद से सुनी थी जो मेरे जहन में बैठ गई। उन्होंने कहा था अपने फ़न को कभी सस्ता मत बेचो। अगर आपको कोई काम आता है उसकी एक कीमत ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी आप, ठीक है, आपको फ़ी सबिलिल्लाह काम करने चाहिए अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, लेकिन अगर आप अपने फ़न को सस्ता बेचेंगे तो लोग आपके काम को सस्ता समझने लग जाएंगे। तो इसलिए अपने काम की कीमत हमेशा देखभाल के डिसाइड करें। ये तो हो गई ज्ञान की बात है, तो हो गई अक्लमंदी की बात जो मैंने आपको बता दी। पर भी लागू होता है ये? Exactly. देखिए, ये जिंदगी के हर शोबे में लागू होता है। खा आप कोई भी काम करते हो, खा आपका काम लिखने का है, खा आपका काम स्क्रीन पे आने का है, आप सिलाई कढ़ाई करते हैं, आप शूज बनाने का काम करते हैं, कोई भी काम है, आपको अपने काम के, अपनी स्किल के हिसाब से उसकी कीमत तय करनी चाहिए। जनाब, अब मैं आपको लेके चलती हूँ पाकिस्तान स्वीट होम्स। स्वीट होम्स में क्या हुआ कि उनकी तरफ से पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ये एक नेक मकसद के लिए था। वो बच्चे जो थैलेसीमिया का शिकार हैं, उनको 12 ब्लड की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम, तो उन बच्चों के लिए कैंप लगाया गया था और पुलिस के जवानों ने अपना खून अतिया किया ताकि वो बच्चे जिनको बार बार खून की ज़रूरत पड़ती है वो इससे इस्तेफादा कर सकें। और बहुत बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन जो है वो जमा भी हुए। एक रिपोर्ट है हमारे पास, रिजवान आरिफ की रिपोर्ट है हमारे पास थैलेसीमिया कैंप से मुतालिक, देखते हैं।
पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में अतिया खून कैंप का मकसद थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों से इज़हार यकजहती करना है। पुलिस एहलकारों का बड़ी तादाद में खून के एहतियात देना वतन अजीज से अमली मोहब्बत का इजहार है। आवाम की दिन रात खिदमत करते हैं, अपनी जानों के नजराने हमारी पुलिस पेश कर रही है। उसके साथ साथ ये एहतमाम किया गया है कि हमारे जवान जो हैं वो अपना खून जो है वो डोनेट करके थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए डोनेशन दे रहे हैं। ये अज़म हमारा बिल्कुल बरकरार है और फील्ड के जो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो खून बहाते हैं हमारे पुलिस ऑफिशियल, इसी तरह हम जो है ना मुख्तलिफ हमारे डोनर्स के ग्रुप बने हुए हैं जो हम गाए बगाए मुख्तलिफ लोगों को ब्लड डोनेशन करते रहते हैं। एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के बराबर है। थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। लोगों को डोर स्टेप पे उनको ब्लड मुहैया हो जाता है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है। जो मरीज़ आँखों में नज़र के हवाले से मुब्तला थे उनका नज़र का चश्मा हम लोग अपने बनवा के लेके आए हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैसेज दिया है कि आप ये खून का अतिया दिया करें, इससे बड़ी लोगों की जानें बच जाती है। इससे कबल पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमद उबैद अल-ज़आबी ने पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद का खसूसी दौरा किया। पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़ुमुर्द खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूएई पाकिस्तान में फलाह बहबूद के लिए हमेशा से कोशा रहा है और यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत समेत इंसानियत की बेलौस खिदमात के लिए भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा मिसाली किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर हजारों यतीम बच्चों की कफालत का अजीम काम जारी है। दुनिया में इससे अजीम और क्या काम हो सकता है कि आप किसी यतीम बच्चे की कफालत और उसे बेहतरीन तालीम और तरबियत देकर अपने पाँव पर खड़ा करें। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़ुमुर्द खान और बच्चों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर को यादगारी शील्ड भी पेश की। चलें जी, थैलेसीमिया कैंप की बात की, बढ़ते हैं आगे। कुछ बात खेल के मैदान से करते हैं और जो खवातीन प्लेयर्स हैं उनका जिक्र करते हैं। पाकिस्तानी बैटर आयशा नसीम, उनका जिक्र करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पहले T20 मैच में पाकिस्तानी बैटर आयशा नसीम की जानिब से लगाए गए 2 शानदार छक्कों के सोशल मीडिया पर हैं चर्चे। सिडनी में खेला जाने वाला T20 मैच पाकिस्तानी विमेन टीम इसमें जीत तो नहीं सकी, लेकिन 18 साला आयशा नसीम, इन्होंने पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन समेत ऑस्ट्रेलवी विमेन टीम के खिलाड़ियों के दिल जीते, जिसके बाद आयशा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं। और आयशा के छक्कों की ये वीडियो जो आपको हम इस वक्त पीटीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकल हैंसन इन्होंने भी शेयर किया है और आयशा को एक जबरदस्त टैलेंट करार दिया है कि शी इज सो सीरियस अबाउट हर वर्क, अबाउट हर टैलेंट। और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर और कमेंटेटर अरूज मुमताज ने भी आयशा की कारकर्दगी को सराहा है। बहुत सी ट्वीट्स उनके हवाले से हो रही हैं, पोस्ट लग रही हैं, उनको सराहा जा रहा है। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त खबर शेयर कर दी खेल के मैदान से शोएब। अब आगे हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है अलामा इकबाल की तालीमात से मुतालिक, उनके अफकार से मुतालिक। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तालीम के सिलसिले में अलामा इकबाल का विजन क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनके अफकार क्या थे और उन्होंने मैसेज क्या दिया। स्टे विद अस। इसका मतलब कि बच्चों ने मुझसे छुपा के दूसरी शादी कर रखी है। इसके बाप का पता तो डायरेक्ट उसके पास ना ले जाता। इसमें कहाँ ढूंढूं मैं? अरे ढूंढना कहाँ है, बाहर बैठा हुआ है। वैसे याद आता ही है, बिल्कुल आपका बचपन नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है मैं एक बार फिर छोटा हो गया। अरे बाबा सीमा, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना मैंने, अब जो कुछ भी सुनाना है ना वकील के सामने सुनाना। लाइए क्या लाइए भाई? खुला नामा। अरे मैं आपको खुला क्यों दूंगा? मेरा नाम शकील है। मगर अभी तो आप कह रहे थे मैं वकील हूँ। जी मैं वकील हूँ। लेकिन अभी तो आपने बोला कि शकील है। अरे बाबा जानी, तमीज से बात करो बाबा, मैं तुम्हारा साहब हूँ। साहब नहीं, तू सांप है और वो भी आस्तीन का। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तवानाई का समझदारी से इस्तेमाल, मुल्क रोशन और खुशहाल।
वेलकम बैक नाजरीन, हमेशा हम बात करते हैं जब भी तालीम से मुतालिक और इकबाल के विजन से मुतालिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, की रोल होता है उस्ताद का। उस्ताद ऐसा होगा कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, तो ही एक माशरे के लिए आने वाले वक्त के लिए हम एक ऐसी नस्ल तैयार करने में कामयाब होंगे जो हमारी तरक्की में सूदमंद साबित हो सके। अल्लामा इकबाल तालीम से मुतालिक अपने नज़रियात जब भी बयान करते थे तो कहते थे कि बच्चे की तरबियत और उसकी सीरत साजी के लिए उस्ताद का रोल बहुत अहम होता है, उसका किरदार नहायत अहमियत रखता है। लिहाजा उस्ताद को भी नमूना पेश करना चाहिए, क्योंकि तुलबा अपने बुजुर्गों और असातिज़ा के ख्यालात और औसाफ को अपनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और ना सिर्फ ये कि इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, बल्कि उस्ताद हर मामले में एहतियात बरते और उसूलों को अपनाए जिसमें इस्लामी अक़दार मौजूद हों। उस्ताद रोल मॉडल होगा, उस्ताद जो करेगा बच्चे वही करेंगे, उसकी तकलीद करेंगे। उस्ताद जो पढ़ाता है और अपने कौलो फेल में जो चीज़ें बच्चों को दिखाता है, बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। छोटी उम्र से तरबियत का आगाज़ हो जाता है, और घर से जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो फिर उस्ताद की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो काम माँ बाप के करने का है उसकी भी आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी उस्ताद के कंधों पे आ जाती है। बेशक ऐसे ही है। आज इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे, फ़लसफ़ा तालीम क्या था इकबाल का, उस्ताद में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, इकबाल की नज़र में वो क्या खुसूसियात हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इक़बालियात प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने PTV को वक्त दिया। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसा सलमान ने भी कहा ना कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे उस्ताद की अहमियत का इल्म होता है। बच्चा स्कूल जाता है, वो 7 मज़ामीन, मैं वैसे 7 की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल 7 क्लासेस वो लेता है, 7 उस्ताद उसके होते हैं। बच्चे का उस्ताद कौन होता है? उन 7 असातिज़ा में से बच्चे का उस्ताद कौन होता है? देखें जी, बुनियादी बात तो ये है कि बच्चा अगर स्कूल गया है तो जो उस्ताद पढ़ा रहा है उन्हें, बुनियादी उस्ताद तो वही होता है। फिर दूसरी बात यह है कि किताब से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आपने बात की है अल्लामा इकबाल के नज़रिया तालीम की, तो उस सिलसिले में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस ज़माने में पैदा हुए थे वो हमारा मगलूबियत का ज़माना था, अंग्रेज़ी हुकूमत थी और मुगलिया इक़्तिदार जा चुका था मुसलमानों से, तो ये वो ज़माना था। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की तालीम दी जा रही है हमें, वो तालीम मादी लिहाज से तो ठीक है कि हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे उस तालीम के ज़रिए से। साइंस की तालीम है मसलन, या इमरानियात की तालीम है, या इसके अलावा जो भी फ़िलासफ़ीज़ वो फ़लसफ़े की तालीम दे रहे हैं, नफ्सियात की तालीम दे रहे हैं, दीगर मज़ामीन की। तो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ अगर रूहानी हवाला नहीं होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि इंसान जो है वो ऐसे मुआशरे की तरफ चला जाएगा कि जो जंगल का मुआशरा होगा। ये एक नुक्ता नज़र आप जानते हैं कि इस दौर में भी आप हमारे सामने आ रहा है कि जो तत्हीर फ़िक्र है इंसान की, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। जिस ज़माने में हमने पढ़ना शुरू किया वो तक़सीम हिंद का ज़माना था, उसमें पाकिस्तान का क़याम हुआ था, और मैं 49 में मेरी पैदाइश है, तो 4-5 साल के बाद मैं जो स्कूल में गया तो वहाँ पर बाकायदा ये चीज़ें सिखाई जाती थी कि कौमी ज़हन जो है वो कैसे बनेगा। मसलन मुझे याद है कि हमें उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान का क्या रोल था और किस तरह से हमें अपनी आज़ादी की तरफ जाना चाहिए। ये बातें जो है ये इब्तदा ही में बच्चे को उन्होंने सिखानी शुरू कर दी थी। फिर अल्लामा इकबाल के अपने अशार जो हैं वो हर जो असेंबली होती थी उसमें पढ़े जाते थे, सुनाए जाते थे। तो ये जो बात उन्होंने की है अपने फ़ारसी 2 अशार में कि चूँ शवद अंदेशा कौम ख़राब, नाशरा गर्दत बदस्तश सीमे नाब, मीरद अंदर सीना अशकल्ब सलीम, दर निगाह ऊ का जामद मुस्तकीम। इसका मतलब ये है कि जब किसी कौम का फ़िक्र ख़राब हो जाता है तो उस वक्त उसके हाथ का जो खालिस चांदी है वो खोटे सिक्के में बदल जाती है,
اور اس کے علاوہ اس کے اندر اس قوم کے اندر قلب سلیم مر جاتا ہے اور اس کے نگاہ میں ہر جو مستقیم رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، وہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے بڑی بنیادی بات ہے۔ علامہ اقبال کے تمام فکر میں، فلسفے میں، تمام شاعری میں یہی بات کہی گئی ہے کہ انسان کو سیدھے رستے پر کیسے چلنا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ان کی جو مثنوی ہے پہلی جو چھپی تھی وہ مثنوی اسرار خودی تھی، اور اسرار خودی کے آغاز میں انہوں نے مولانا روم کے اشعار دیے ہیں۔ ان کی ایک غزل سے، بڑی طویل غزل ہے، اس میں سے چند اشعار انہوں نے چنے ہیں۔ تو ان میں ایک شعر یہ ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کس دیودد ملولم و انسانم آرزوست، کہ کل رات شیخ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں وحشی جانوروں سے تنگ ہوں، مجھے انسان کی آرزو ہے۔ اب یہ جو انسان کی آرزو کی بات ہے یہ اصل بات ہے، اور یہ انسان کی آرزو ہی کہ انسان جو ہے کس طرح سے انسان بن کر زندگی بسر کرے، یہ علامہ اقبال کے پورے فلسفے کا اور پورے کلام کا نچوڑ ہے یہ باتیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، بانگ درا ہے مثلا، اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں پر بھی نظمیں ہیں، اور بچوں کو انہوں نے یہ بتایا ہے، جب وہ بچے نظمیں پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں دوسروں کے لیے کے کام آنا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بچوں کی نظموں میں بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ اور پھر باغ درا کا تو جو حصے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گائیڈنس والے ہیں، اور ہمیں بھی جن اساتذہ نے پڑھایا اور علامہ اقبال کے ذریعے سے بہت سی باتیں بتائیں وہ اب بھی راسخ ہیں ہمارے دلوں میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مایوسی والی باتیں آج بہت ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں، جسے آپ دیکھ لیں وہ مایوسی کی بات کر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس زمانے میں ہم پر ایک غیر ملکی قوم مسلط تھی، ہمارے شاعر اور ادیب اس زمانے میں بھی مایوس نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ مثبت باتیں کی تھی کہ کس طرح سے ہمیں اس چنگل سے نکلنا ہے، کس طرح سے ہمیں غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے، کیونکہ غلامی میں انسان کے سینے میں روح مر جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں اقبال، در غلامی روح میرد در بدن، یا بدن میں انسان کی روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور انسان کے جسم پر غلامی جو ہے انسان کی روح پر ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقطہ نظر ہے یہ ان کے اسرار خودی میں بھی آیا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اپنی خودی کو مستحکم کرنا ہے، کس طرح سے خودی مستحکم ہوگی تو دنیا میں کوئی طاقت بھی اسے دبا نہیں سکے گی، وہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، اور جو اللہ کے آگے جھکنا جانتے ہیں وہ دنیا کی کسی اور طاقت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور یہی کام جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو کلمے نے بتایا ہے، ہمارے کلمے نے، کہ سوائے خدا کے اور کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنا ہے، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو علامہ صاحب کی پوری جو نثر ہے اور نظم ہے اس کا اگر نچوڑ آپ دیکھنا چاہیں تو اس بات میں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پورے کلام میں اور میری پوری جو نثر ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ قرآن کے خلاف ہے، میں نے جو کچھ لیا ہے وہ قرآن پاک سے لیا ہے۔ اور اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں یہ اصل ہیں، اور انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ کام کیا ہے علامہ صاحب پر۔ جس زمانے میں میں طالب علم تھا مونٹگومری کالج کا، تو اس وقت میرے والد وہاں پر ایک رسالہ سائیوال تھا اس کے وہ نگران تھے۔ تو اسی زمانے میں آپ کے طارق عزیز صاحب جو ہیں یہ بھی بڑے ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور وہ بھی اس رسالے میں بطور نائب مدیر کے کام کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اقبال نمبر بھی نکالا تھا، تو اسی زمانے میں اقبال کی تصانیف پر میرا مضمون جو ہے چھپا، تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے اقبال کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔
तालिब इल्मों के साथ भी की हैं और कुछ किताबें भी लिखी हैं। मसलन मैंने इकबाल एक सकाफती तनाजुर के नाम से एक किताब जो है वो शाया की है, जिसमें ऐसे मौज़ूआत को मैं सामने लेकर आया हूँ कि जो नए मौज़ूआत हैं, इस लिहाज से नए मौज़ूआत हैं कि आज जो हमारा सारफी समाज है, ये कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जो है, ये ग्लोबलाइजेशन ने जिस तरह से हमें कंज्यूमर सोसाइटी में ढाल दिया है, तो इस पर अल्लामा साहब उस ज़माने में क्या बातें करते थे और उन्होंने किस तरह से ये कहा कि ये लोग जो हैं ये हमारा खाम माल लेकर ये हमारे सामने ही बेचने के लिए आ जाते हैं, उससे चीज़ें बनाकर, और फिर ये दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं और मंडियों की तलाश जो है ये उनकी फितरत में है। इसके अलावा ये जो माशी निज़ाम है, कुरान पाक के माशी निज़ाम पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है और उसमें ये बुनियादी बात आती है कि अल कासिब हबीबुल्लाह के जो मजदूर है, काम करने वाला, ये अल्लाह का हबीब होता है, तो आप उसके साथ ज़्यादती ना करें। ये तो इस पे भी फ़ारसी के अशार उनके बहुत उम्दा अशार मिलते हैं। इनमें से एक मुझे याद आ रहा है कि ख्वाजाज खूने रगे मजदूर साजद लाल नाब अज जफ़ाए दे खुदायाँ किश्ते दह काना ख़राब, कि ख्वाजा जो है ये मजदूर के खून से खालिस हीरे बना रहा है और दहकानों की खेतियाँ जो हैं वो उन देहात के खुदाओं की वजह से ख़राब है जो कंट्रोल करते हैं उन्हें। तो इस तरह की बात, और वो कह रहे थे कि इनकलाब है, इनकलाब है, इनकलाब, ये उन्होंने उस वक्त भी नारा लगाया था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे सिस्टम्स हैं, जैसे सूदी सिस्टम है, इस पर अल्लामा साहब ने बहुत ज़्यादा ये बात कही है कि हमें इस्लामी मईशत की तरफ आना चाहिए और सूदी निज़ाम से बचना चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये जो कहा कि ई बनू की फ़िक्र चाला के यहूद नूर हक का सीना है आदम रबूत, कि ये जो बैंक हैं ये इंसान, ये यहूदियों की चालाक फ़िक्र का नतीजा है, ये इंसान के सीने से नूर हक छीन कर ले गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमें लालच में मुब्तला कर दिया है और हम ज़्यादा पैसे की दौड़ में की तरफ चले गए हैं और इंसान की तरफ हमारी तवज्जो कम हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि आज हमें अल्लामा इकबाल को देखने के लिए वो नए फ़लसफ़े जो इस वक्त मगरब में मौजूद हैं, लेकिन वो इंसान दोस्त फ़लसफ़े हैं, क्योंकि कई ऐसे फ़लसफ़े हैं जो इंसान दोस्त नहीं हैं। मसलन मैं उन दो फ़लसफ़ों की बात करता हूँ आपके सामने। एक तो वही जो ह्यूमनिज़म का फ़लसफ़ा है और दूसरा जो है वजूदियत का फ़लसफ़ा है। अगर आप वजूदियत की टर्मिनोलॉजी को देखें तो मैं समझता हूँ कि वो टर्मिनोलॉजी जो है करीब करीब अल्लामा साहब के यहाँ भी हमें मिल जाती है। मसलन ये जो फेथ का वो बात करते हैं, बैड फेथ की बात करते हैं, तो इसका मतलब वो यही है कि वो ईमान इंसान का जो है वो ख़राब हो चुका है, अंदेशा उसका ख़राब हो चुका हुआ है, तो हमें फेथ रखना चाहिए। उसके अलावा कमिटमेंट की बात करते हैं कि कमिटमेंट होनी चाहिए कि इंसान को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इंसान की आज़ादी के लिए कैसे काम करना है। तो अल्लामा साहब की पूरी जो शायरी है उसमें ये बात बुनियादी है कि इंसान को इंसान अगर बन के रहना है तो उसे आज़ाद इंसान बन के रहना है, उसे ग़ुलाम इंसान बन के नहीं रहना। और ये ग़ुलामी जो है ये हमारे लिए एक मुज़र है, और हर तरह की ग़ुलामी, चाहे हम किसी इल्म के ग़ुलाम होकर और उसी के अंदर चले जाएं और मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश ना करें, एक जगह पे रुक जाएं, तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक बात नहीं है। तो अल्लामा साहब का नज़रिया तालीम ये था कि दुनिया में हमें इल्म हासिल ज़रूर करना चाहिए और हर तरह का इल्म, और ख़ास तौर पे ये साइंसेस हैं इनको भी और इन पर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने रूहानी इक़दार को और अपनी अखलाकी इक़दार को और अपनी इंसानी इक़दार को ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये उनका नुक्ता नज़र था। ज़बरदस्त सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। आपने फेथ का जिक्र किया। इकबाल का एक शेर था, यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम। इस शेर में इकबाल मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या कहते हैं वो कौम से? इससे यही मैसेज है कि हमें दूसरों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। और दूसरे कौन? जो मजबूर है, जो पसमानदा हैं, हमें फ़िरौना के साथ मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और ये बात उन्होंने वाज़े की है हिकमत कलीमी में और हिकमत फ़िरौनी में, दो उन्होंने बंद लिखे हैं
پشت باید کرد اقوام شرق، یہ ان کی مثنوی ہے. اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا ہوا ہے اور یہ ترجمہ جو ہے یہ چھپا ہے ادارہ ثقافت اسلامیہ سے. تو اس میں یہ دو باتیں کی ہیں انہوں نے، ایک حکمت کلیمی ہے اور ایک حکمت فرعونی ہے. حکمت کلیمی جو ہے وہ محبت کرتی ہے ان لوگوں سے جو غلام ہیں، وہ لوگ جو پسماندہ ہیں، جو ریچڈ آف دی ارتھ ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والی وہ حکمت ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس راہ پر لے کر جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے انسانوں سے پیار کرنا ہے. لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری لوگ ہیں جو غلبہ حاصل کرتے ہیں، جو جبر قائم کرتے ہیں، جو خدا بن بیٹھتے ہیں دنیا میں، جیسے فرعون، جیسے نمرود، تو ان کے خلاف تو ظاہر محبت فاتح عالم جو اس حوالے سے تو نہیں ہوگی، ان کے تو خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے. اور علامہ صاحب نے جگہ جگہ ان شیطانی قوتوں کے خلاف بات کی ہے کہ جو انسانوں کی آزادی کو چھینتے ہیں اور جو انسانوں کے قریب آنے سے روکتے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو وہ حکمت فرعونی جو ہے اس کے خلاف تھے اور وہ کہتے تھے کہ حکمت کلیمی ہونی چاہیے. اور حضرت موسیٰ نے جس طرح سے ایک گائیڈ کیا ہے اپنی قوم کو، وہ ہمارے سامنے وہ چیزیں آنی چاہیے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی وہ لازوال محبت تھی، اور ان کا ہی نقطہ نظر جو ہے انہوں نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیار والی باتیں ہیں، اسلام تو ہے ہی امن کا دین، اور یہ جو دین جو ہے یہ سلامتی کا دین ہے. ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور غریبوں کو، ناداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے حالات کیسے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے محبت فاتح عالم اس نقطہ نظر سے کہ جب آپ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف سر میں بڑھنا ہے، نیوز بریک لیں گے، واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. آج توانائی بچائیں، اپنا کل روشن بنائیں. اہل جمال کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد قرطبہ تعمیر بھی کرتے ہیں اور تحریر بھی. وہ الحکم کی طرح بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں اور اقبال کی طرح درویش بھی. آرٹسٹک ایکسپریشن کو یا اس تخلیق کے عمل کو آپ کو کہیں ابینڈن کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ تاحیات ایک ہی سوچ میں، ایک ہی سٹروک میں، ایک ہی سر میں آپ لگے رہیں، اور اس کی جب گہرائی میں آپ جانا شروع کریں گے تو کوئی حد نہیں ہے اس گہرائی. جس تمدن کو اہل جمال کی خدمات حاصل نہ ہوں وہ کبھی خوشنما اور دیرپا نہیں ہو سکتا. مجھے باقاعدہ خوف آتا ہے یہ سوچ کے کہ ہاں کبھی ایک آپ اپنے کام سے خود اتنے obsess نہ ہو جائیں کہ بس اسی میں آپ ہر وقت مدہوش رہیں.
اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میری امی کیوں کہا کرتی تھی کہ جب تم ماں بنو گی تب تمہیں سمجھ آئے گا. آکسیجن کے بغیر سمٹ کرنا میں کہتا ہوں کہ وہی سمٹ ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ بڑا ایزی چیز ہے. آج کے پروگرام میں ہم موجود ہیں اولیاء کی سرزمین ملتان. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر رحیم یار خان جائیں گے. وزیر اعظم چاندنا ایئرپورٹ رحیم یار خان پر متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کا پاکستان پہنچنے پر استقبال کریں گے. دونوں رہنما برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے. باروزگار نوجوان خوشحال پاکستان پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگری لونز پروگرام کا افتتاح. نوجوانوں کو 75 لاکھ روپے تک قرض دیے جائیں گے. 5 لاکھ روپے تک کے قرضے بلا سود ہوں گے. انتہائی مشکل حالات میں ذمہ داری سنبھالی، مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وفاقی کابینہ کا مستقبل میں بجلی کا بڑا تعطل روکنے اور وجوہات کے تدارک کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بجلی کے تعطل پر سخت برہمی کا اظہار. تعطل کی وجہ بننے والے عوامل اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. توانائی کی بچت کی عادت اپنانے کے لیے ملک گیر عوامی آگاہی مہم چلانے کی منظوری. وفاقی کابینہ میں توشہ خانہ سے متعلق بین الوزارتی کمیٹی کی سفارشات پر مبنی جامع رپورٹ اور نئی پالیسی کا مسودہ پیش. وزیر اعظم کی ارکان کی تجاویز کی روشنی میں ترمیم کر کے رپورٹ آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کے خلاف مقدمہ درج. فواد چوہدری نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو ان کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے ڈرایا دھمکایا. آئینی اداروں کے خلاف شرانگیزی پیدا کر کے لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی کوشش کی. مقدمے پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اسلام آباد پولیس.
मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में पार्टी रहनुमा जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की तंजीमी उमूर पर भी बातचीत। ताशकंद में वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की तुर्क और ईरानी वज़राए खारिजा से मुलाकातें, अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अहदा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बाशिंदों की ज़मीनों से बेदखली, इस्लामाबाद, कुपवाड़ा, राजौरी, पूंछ, किश्तवाड़ और रामबन में एहतजाजी मुजाहिरे। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की ज़मीनें और जायदादें छीन रही है, शुरका का जालिमाना इक़दाम फौरी बंद करने का मुतालिबा। भारत में फाशिस्ट मोदी दौरे हुकूमत में अक़लियतों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा। मुसलमानों के घर मिस्मार और मसाजिद को शहीद किया गया, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की बेहुरमती की गई। संघ परिवार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेगा, 30,000 मसाजिद की जगह मंदिर बनाएंगे RSS रहनुमा। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, खुनकी में मजीद इजाफा हो गया। कलाम में 6 फीट तक बर्फबारी, शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रन ड्रीम खत्म करते हुए पहली मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन लास्ट 4 का टिकट हासिल कर लिया। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन खवातीन सिंगल, साबिक आलमी नंबर 1 बेलारूस की विक्टोरिया और काजाकिस्तान की अलीना सेमीफाइनल्स में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में अर्जरिंका ने अमेरिका की जेसिका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। रिबकिना ने लिटिविया की जेलेनिया को शिकस्त देकर लास्ट 4 के लिए रसाई हासिल की। और अमरीकी स्कीयर मिकाइला शेफरिन की 83वीं वर्ल्ड कप फतह, हमवतन लिंडसे वोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इटली में ज्वाइंट स्लैम दिफाई चैंपियन स्विट्जरलैंड की लारा को 4.45 सेकंड से शिकस्त दी। मेंस कैटेगरी में स्वीडन के एनगेमर की रिकॉर्ड फतुहात का सिलसिला भी जारी, 86वीं वर्ल्ड कप कामयाबी हासिल कर ली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। इंटरनेट का इस्तेमाल मनफी नहीं बल्कि मुस्बत तरीके से करें, ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा करेंगे। देखिए, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, ये जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि इस तरह के जितने भी यानी काबिल कदर लोग हैं, उन्हें इस सिलसिले में ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से हमने अपने हाथ को, अपनी ज़बान को यानी कंट्रोल में रखना है, तो ये इस वक्त सोशल मीडिया हमारी ज़बान बन चुका है, हमारा ये हाथ बन चुका है, हमारा ये हथियार बन चुका है। जिस तरह गलत ज़बान इस्तेमाल करना, गलत तरीक़ाकार, गलत तरफ जाना करना वो शरीयत में मना है, इसी तरह इसका इस्तेमाल गलत जो है वो शरीयत में भी मना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं इकबाल के अफकार से जुड़ी, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब। सर, दोबारा आपकी तरफ आएंगे और जानना चाहते हैं कि एक माशरे का उस वक्त अगर हम कहें कि डिफाइन कौन करता है, क्या उस्ताद डिफाइन करता है या शायर डिफाइन करता है? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कशन की कि उस वक्त का शायर, उसकी शायरी, उसका कलाम, उसका काम, उसकी सोच, उसकी फिक्र, ये डिफाइन करती है उस सोसाइटी को। लेकिन आज चूंकि मौजू है उस्ताद,
تو کیا استاد ڈیفائن کرتا ہے اور کس حد تک ڈیفائن کرتا ہے اس سوسائٹی کو؟ جی ہاں، اصولی طور پہ تو استاد کو ہی ڈیفائن کرنا چاہیے، لیکن جو سیاسیات حاضرہ ہے اس میں جو بھی نظام کسی معاشرے میں قائم ہوتا ہے اس پر بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو جمہوری نظام بھی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس پر علامہ صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری. لیکن ہم دیکھیں کہ جمہوریت ہمارا ایک بنیاد ہے پاکستان کے معاشرے کی، اور ہم اس کی بات کرتے ہیں، لیکن کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت کے جس میں وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کے پاس آلریڈی طاقت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، وہی لوگ سامنے آتے ہیں. عام آدمی جو ہے اس جمہوریت میں صرف ووٹ دینے کی حد تک ہوتا ہے. تو اسی لیے علامہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری. جمہوریت بری چیز نہیں ہے، اس میں لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی کسی طرح سے اس پورے سسٹم کا حصہ بن جائیں اور اپنے جو تقاضے ہیں اور ان کے جو اپنے معاملات ہیں وہ بھی حل کر سکیں. تو یہ اگر ایسی جمہوریت ہوگی تو وہ بالکل ٹھیک ہوگی. اور استاد یہی بات سکھاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور اس میں اگر سسٹم سے مدد ہو جائے تو پھر انڈیویجول کو شاید اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا نہ کرنا پڑے. لیکن انڈیویجول جو فریضے ادا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں لوگ جو ہیں مثلا بے روزگار ہو جاتے ہیں، اس سسٹم میں لوگ جو ہیں وہ ان کو پڑھائی، ان کے بچے پڑھ نہیں سکتے، ادویات نہیں ملتی، وہ جو ان کے حالات ہیں بہت خراب ہوتے ہیں. لیکن اگر سسٹم جو ہے کسی طرح سے ان کے حالات ٹھیک کر دے تو پھر انڈیویجول جو ہے اس کا سرمایہ بھی بیت المال کا حصہ بن سکتا ہے. وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول مدد نہیں کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی جمہوریت جو ہے جو اسلام میں روا ہے، ایسی ہی جمہوریت جس میں آپ مجلس شورا کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن مجلس شورا والا جو تصور ہے اس پر علامہ صاحب نے خود اپنے خطبہ ششم میں، چھٹا جو خطبہ تھا، جب ترکی میں ڈیموکریسی آئی ہے اور اتاترک کی حکومت بنی ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آج یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ مجلس شورا کا کام کر رہی ہے. تو پارلیمنٹ کو مجلس شورا کا کام کرنا ہے، لیکن اگر وہ مجلس شورا کا کام کرے گی تو پھر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ نظام وضع کرے گی کہ جس سے انسانوں کو فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک تو ہے یہ سر، میں بہت سمجھتا شکریہ. ہوں کہ یہ بنیادی بالکل بات ہے ٹھیک جو ہے. استاد سکھاتے ہیں. استاد سکھاتے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے آج، اور اقبال کی تعلیمات سے متعلق جب ہم بات کرتے تھے، چونکہ موضوع آج استاد تھا، تعلیم تھی، کہ کیا اقبال کی سوچ تھی تعلیم کو لے کر، اس پر آج ہم بات کر رہے تھے. ناظرین اب بڑھتے ہیں آگے، اور جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے. اور اگلا موضوع آج ہمارا ہے کہ آپ کا گھر تیار ہو ایک دن. یہ سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعی اس کی تعبیر بھی ہے، اس کی حقیقت بھی ہے؟ جناب، اپنی من پسند عمارت یا اپنا من پسند مکان یا اپنی من پسند دکان، کچھ بھی آپ ایک فیکٹری میں بنوا کر اور کسی بھی جگہ پر اسے انسٹال ایک دن میں کروا سکیں، کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ پہلے تو شعیب ایسا کارٹون فلمز میں ہوتا تھا، ہاں، لیکن اب یہ حقیقت میں ہوگا. اور کس حد تک پاکستان اس ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ملک میں پہلی بار سمارٹ ہومز کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ مارچ میں مکمل ہو جائے گا. پھر یہ ایک دن میں گھر بنانے کا خواب پورا ہو سکے گا انشاءاللہ. اس طرح ایک دن میں گھر بنے گا، اور ہمارے وہ ایریاز جو فلڈ افیکٹڈ ہے اس وقت، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے قیمت بھی کم ہوگی، تعمیر میں بھی کم وقت لگے گا، اور
और दुगनी बचत हम कर सकेंगे। यानी अगर आपकी कॉस्ट 50 लाख आती थी तो 25 लाख कॉस्ट आएगी, और अगर 25 थी तो ऑफ कोर्स वो 12.5 लाख के करीब हो और जाएगी हल्की तकरीबन। यानी कंक्रीट के निस्बत ये आपकी 60% जो है वो इमारत का जो वजन है वो कम होगा, फायर प्रूफ, जलजला प्रूफ भी होगी। अब आखिर कौन सा मटेरियल है जो इस्तेमाल हो रहा है? नैनो लाइट ब्रिक, ये कौन सा मटेरियल है और इसकी ईंट या इसका जो एक ब्लॉक है वो तैयार होना कैसे हो पाएगा, कौन इसके पीछे है, हम इसकी बात करेंगे। जनाब ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तानी नौजवान है मोहम्मद मोमिन, इन्होंने मुतारिफ कराई है, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस पर डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? मोमिन, ये क्या टेक्नोलॉजी है नैनो लाइट ब्रिक? ये बेसिकली मैंने तकरीबन 10 साल पहले मुतारिफ कराई थी पाकिस्तान के अंदर। ये बेसिकली एक ऐसी ब्रिक है जो कि लाइट वेट होती है और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। Okay. और बेसिकली इसका जो एक पहलू है वो बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर आता है। ओके जी। अब ये नैनो लाइट ब्रिक मटेरियल के ज़रिए स्मार्ट होम्स की तैयारी कि 60% उसका वज़न कम, 50% उसकी लागत कम, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो पाएगा, एक दिन में घर कैसे बन सकता है? ओके, स्मार्ट होम्स बेसिकली एक नया कह लें रेवोल्यूशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। जैसे हम बटन वाला मोबाइल यूज़ करते हैं उसके बाद टच स्क्रीन पे शिफ्ट करके, बिल्कुल वैसे ही ब्लॉक्स और ब्रिक्स का एक ज़माना था और अब जाके हम स्मार्ट होम्स में शिफ्ट करने जा रहे हैं। स्मार्ट होम्स बेसिकली एक रेडीमेड होम्स की शक्ल के अंदर आप अपने पूरे घर, जैसे आपने नॉर्थ की बात की, सैलाब ज़दगान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ से, या हमारे फ्रंट लाइन पे जितने भी फौजी जवान काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ पे, एक्सट्रीम साउथ पे, सर जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ है। यहाँ पर आप कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके अंदर आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचानी है, तो उसके अंदर आपको टाइम सेविंग, कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। इनके बेसिकली 2 कह लें ऑप्शंस हैं आपके पास इसके अंदर, और इनमें से एक ये है कि आप अपना जो वॉल पैनल है वो एक वॉल पैनल लें और उसको नट बोल्ट करके लगाएं और आपका घर उससे तैयार हो सकता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पूरा का पूरा कमरा लेते हैं और उसको आप बिल्डिंग के ऊपर रखें या मकान के ऊपर रखें, दुकानें बना सकते हैं, मोबाइल होम की तरह यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स, बिजनेसेस, जितने भी इन चीज़ों से चल सकते हैं। अच्छा मोमिन, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। मैं समझना चाहती हूँ कि नॉर्मल ब्रिक जो होती है वो रेत से, मिट्टी से बनती है, लेकिन ये जो नैनो लाइट ब्रिक है इसमें मटेरियल क्या यूज़ होता है? ओके, इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर हम लोग वेरियस चीज़ें यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको चाहिए क्या। कुछ लोग मांगते हैं कि हमें वेट कंसर्न नहीं है, हमें इंसुलेशन कंसर्न है, कुछ लोगों को वेट बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, कुछ लोग अर्थक्वेक प्रूफ चाहते हैं, तो उस हिसाब से इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। मेनली कॉम्पोजिशन के अंदर इसके अंदर सिलिका सैंड, फ्लाई ऐश, सीमेंट यूज़ किया जाता है, फोमिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। फोमिंग एजेंट के अंदर वेरियस टाइप्स हैं, फिर फ्लाई ऐश के अंदर वेरियस मैशेस आती हैं। और इस मटेरियल की लाइफ कितनी होती है? ये फॉर लाइफ है, विद लाइफ आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स वगैरह होगी वो एजिंग के साथ कमज़ोर होती हैं, बट इसके अंदर सोडियम कंटेंट नहीं होता, सॉल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अंदर सेम भी नहीं आती और उसकी एजिंग की वजह से स्ट्रेंथ एज से बढ़ती है। अच्छा जी, ओके। और जो हमने कहा ना कॉस्ट कम होती है, ये कॉस्ट कम कैसे है इसकी? 50% कॉस्ट कैसे हो जाती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन में हैं तो उसके बाद आप एक चीज़ बना रहे हैं, आपका डिलीवरी टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने डिलीवरी करनी है एक चीज़ की तो आपको टाइम सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करना है। सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप प्लस्टर पे जाते हैं, आपका प्लस्टर 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट होता है। ये वॉल्स के अंदर आपको प्लस्टर विद प्लस्टर मिलेगा, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लेबर की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप माउंटेनस एरियाज़ के अंदर जाते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ता है। जैसे आप गिलगित बल्तिस्तान में जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेंट यहाँ से लेके जाना, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ेगा, खासकर जो फ्यूल की प्राइसेस हैं आजकल, इट्स टू मच। तो नैनो लाइट ब्रिक को भी तो यहाँ से कहीं ले जाने के लिए कॉस्ट आएगी ना? ऑलरेडी मेड, तो आप उसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको लेबर की जरूरत नहीं पड़नी। आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बार बार सीमेंट, सैंड, चीज़ों की एक बना हुआ घर है, आप उसको कहीं भी रख लें। एग्जैक्टली, एक ऐसा कॉन्सेप्ट या कुछ कमरे होंगे जो रखे जाएंगे और घर बन जाएगा। एग्जैक्टली, आप अपने ऑर्डर देखिए, उस पर नक्शे के हिसाब से भी बना सकते हैं, या अगर अपना कस्टमाइज करना चाहते हैं तो रेडीमेड वॉल्स आपकी पड़ी हुई हैं, आपने उनको लगाया, नट बोल्ट जोड़ा और ठीक है। अब जो आपने कहा कि पहला प्रोजेक्ट मार्च में मुकम्मल हो जाएगा रावलपिंडी में, वो किस मरहले पर इस वक्त है और प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से क्या मतलब एक फैक्ट्री बन रही है जहां पर ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम वॉल्स बना रहे हैं, रूम्स बना रहे हैं, फिर कोई भी ऑर्डर करेगा और एक दिन में घर तैयार हो जाएगा? ओके, मेरी कोशिश है कि विद इन अ फ्यू मंथ्स की फैक्ट्री जो है एक मैस प्रोडक्शन के अंदर आ जाए, ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरी जो सोच आगे तक यही जा रही है कि मैं जितने भी पुलिस स्टेशन हो गए हैं, पुलिस जो चौकियाँ होगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ दूँ, विदाउट माई लोगो एंड एनीथिंग, उसकी कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एनीथिंग, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट या मतलब मेरी तरफ से पाकिस्तान को अच्छा मैं देना चाहता हूँ। मतलब पुलिस स्टेशन हो गए या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आर्मी की फ्रंट लाइन जैसे होगी हमारी, यहाँ पे जितनी भी नॉर्दर्न एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो
جس سے ہم لوگ فیوچر میں پاکستان میں اس کو ایک نئے کانسیپٹ کی طرح لے کے آ سکے, کنسٹرکشن کو چینج کر سکیں. مومن, ہمارے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لیے کتنا یوزفل پروجیکٹ ہوگا اگر وہاں پہ ہم نینو بریک لائٹ کی طرف جاتے ہیں تو؟ اوکے, فرسٹ آف آل تو ناردرن ایریاز میں سب سے جو میجر کنسرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ٹیمپریچر. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو 50± ڈگری کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ایزلی. مطلب اگر آپ کا -50 ہے باہر تو آپ ایزلی ٹی شرٹ پہن کے اندر گھوم سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل. یعنی کوئی اندر انورٹرز لگانے کی, ہیٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اتنا انسولیشن ہے اس کا. تو یہ بہت زیادہ ایک اچھی بات ہے. سیکنڈ آف آل, یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کائنیٹک انرجی کا ٹرانسفر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے اندر, جس کی وجہ سے جو فلڈ ہے یا ارتھ کوئک ہے, جو بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, ان کا وال کو شیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اسمارٹ ہومز کے اندر ایک اور چیز آتی ہے, صرف اسمارٹ ہومز والز نہیں ہیں, اسمارٹ ہومز کے اندر آپ کے آٹومیشن لائٹس ہیں, آٹومیشن گیس سسٹمز ہیں, آٹومیشن فینز ہیں. تو جیسے آپ کا فلڈ آ گیا, ڈیٹیکٹ ہوگا اور آپ کے خود بخود گیس سسٹمز وہیں پہ بند ہو جائیں گے. مطلب آٹومیٹڈ, آپ کو کوئی بھی الیکٹرک شاک لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا گھر اڑ کے کہیں دور نہیں جائے گا, مضبوط ہوگا, لائٹ ویٹ ہے پہلے. تو یہ اس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول پلے دا رول. یس, یو کین سے دیٹ. مطلب اس کی جو آٹومیشن آف لائٹس ہے, آف کورس اس کے اندر سینسر وغیرہ یوز ہوتے ہیں اور آپ کی وائس کمانڈ سے بھی آپ لائٹس وغیرہ کنٹرول کر سکیں گے. اچھا, ایک بار ہم نے گھر کو ایک جگہ پہ جوڑ لیا, اسمبل کر لیا, کیا یہ پورٹیبل ہوگا؟ ہم اس کو کسی دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں؟ او یس, کہ ٹرانسفر ہو گیا ملتان. یس, آپ کر سکتے ہیں. اپنا گھر اٹھا کے ملتان لے جائیں. جی کر سکتے ہیں. آپ نٹ بولٹس کو انسکریو کریں اور اپنے کنٹینر کے اوپر رکھ کے آپ اس کو لے جائیں. اوکے. اچھا, اب یہ جو اب راولپنڈی کی ہم بات کریں, کیونکہ آپ نے فیکٹری کی بات کی ہے, لیکن کیا ایسے آرڈرز ملنا شروع ہوئے ہیں, ایسا کوئی پروجیکٹ آپ کرنے والے ہیں, 5 مرلے کا, 10 مرلے کا, 1 کنال کا گھر, تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ پورا کا پورا گھر اس ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, پاکستان میں اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. پہلے تو میں اس چیز کو میں نے متعارف اس لیے کرایا کیونکہ جب میں اس چیز کی بات کرتا کسی سے بھی تو ہر بندہ مجھے یہ کہتا تھا کہ کب لا رہے ہیں آپ, کیونکہ میں زیادہ تر انوویشن کے اندر ہی تھا. میں نے جو پہلی پلائٹ وڈ بریک بھی انٹروڈیوس کرائی, وہ بھی ایک نیا آئیڈیا تھا پاکستان میں. تو اس کو جب انٹروڈیوس کرایا تو پاکستان میں لوگ بہت بےتابی سے انتظار کریں کہ کب یہ چیز آئے گی. تو اسپیشلی ناردرن ماؤنٹینز میں بھی اور ساؤتھ میں بھی, جیسے سندھ, بلوچستان وغیرہ ایریا کے اندر لوگ اس کی بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور کیا اس کی ریزسٹنس اتنی ہوتی ہے کہ اگر فلڈ وغیرہ آئے تو یہ بہتا نہیں ہے, اتنی گرپ ہوتی ہے زمین؟ نٹ بولٹ کے اندر, نٹ بولٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو بالکل بھی ہلتا نہیں ہے. گھر کی بنیادیں بھی ڈلتی ہیں, آپ کہہ لیں اس کے پلرز لگتے ہیں, پلرز کے ساتھ اس کی ایک جوائنٹ لگتا ہے, اس کے ساتھ اب نٹ بولٹ ڈال دیتے ہیں. تو آپ کو کنونشنل بنیاد کی یا کھدائی کرنے کی ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس طرح کی کھدائی بھی نہیں کرنی, بنیادیں بھی نہیں ڈالنی, نہ لینٹر, نہ بیم, نہ کچھ اور. جیسے آپ کا موبائل فون جا سکتے ہیں. جی بالکل, کتنے فلورز اوپر جا سکتے ہیں؟ 5+ جا سکتے ہیں. 5+ جا سکتے ہیں. اس کا مطلب کمرشل جو پلازاز ہیں وہ بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. اوکے. اب یہ ٹیکنالوجی کیا پاکستان کے علاوہ کہیں استعمال ہوئی؟ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جو آپ بتا سکیں, چاہے اس ملک میں یا اس جگہ پہ بھی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے؟ اوکے, یورپ میں ہم جب جاتے ہیں یا پھر ہم US میں چلے جائیں تو ہر جگہ کنونشنل بریک اور بلاک میتھڈ اب بند ہو چکے ہیں, بالکل بند ہو چکے ہیں. آج کل اسٹیل اسٹرکچر پہ سارے کام ہوتے ہیں. اور نٹ بولٹ, جیسے چائنا میں کووڈ آیا تھا تو چائنا نے 10 days کے اندر ایک ہاسپٹل پورا بنا لیا تھا 10 stories کا, اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے. اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو ہم لوگ, مطلب میں چاہتا ہوں کہ بجائے کہ ہم پالیٹکس کے اندر زیادہ انوالو ہوں, ہمیں چاہیے کہ ہم ریولیوشنری پروڈکٹس کے اوپر جائیں تاکہ پاکستان کی اکنامی بہتر ہو سکے. تو جیسے اب یہ پروڈکٹ میں نے بتایا, اب اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو, بے شک, کیونکہ اتنی ایک آسان چیز ہے. اور جیسے فلڈ ہو گیا یا پھر جتنے پولیس اسٹیشنز ہو گئے, جتنے بھی ہاسپٹلز ہو گئے, بزنسز ہو گئے, اسمال بزنسز ہو گئے, جو اسٹالز لگانا چاہتے ہیں لوگ, جو کمرشل کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے بہت ایک ایزی اور چیپ حل ہے, بہت آسان, خاص کر اتنی مہنگائی کی سچویشن کے اندر. ٹھیک ہے. اور جو مارچ تک آپ فیکٹری کی بات کریں, جو کہ آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ فرسٹ آف آل سب جو پولیس اسٹیشنز ہیں یا فرنٹ لائن سولجرز, ان کے لیے چوکیاں یا ان کے لیے رومز بنانا, تو کیا اس کے لیے آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ اچھا رومز یا شیڈز یا والز اتنے تیار ہو جائیں مارچ تک کہ پھر آپ فوراً سے انسٹال کر سکیں کہیں پر؟ یس, میں نے اس کے پلانز وغیرہ تو بنائے ہیں. آف کورس جو پہلی پروڈکشن کروں گا میں اسی چیز کے لیے کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ مجھے اس چیز میں سپورٹ کرے, ایز ان کے ایکسیپٹ کرے جو میں دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو. مطلب جو پولیس اسٹیشنز ہو گئے یا جتنے بھی سامر راولپنڈی میں, بلوچستان, سندھ, کراچی, جہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے, جہاں پہ پولیس اسٹیشن, اور اسپیشلی جو ہمارے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, جو لوگ چوکیوں پہ کام کرتے ہیں, جن لوگوں کو سردی میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے گزارنے میں, تو میں ان کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. اور جو پہلی پروڈکشن ہوگی میں انہی کے لیے کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہم دوسری سائڈ پر آ جائیں گے. ہاں بالکل. اور اچھا مومن, آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ وال پینلز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کو کہیں پہ فکس کر لیں, اور پورا روم بھی ہو سکتا ہے. جو وال پینلز ہوں گے,
क्या वो एक सिंगल पैनल होता है जितनी हाइट डिमांड की गई हो कस्टमर की तरफ से कि मुझे इतनी वॉल चाहिए इस हाइट की, या फिर वो डिफरेंट पीसेस में होता है, आपको उसको असेंबल करना पड़ता है? ओके, वॉल पैनल्स के अंदर काफ़ी टाइप्स आती हैं। कुछ होते हैं जिसके अंदर डोर्स भी इनफिक्स्ड होते हैं, किसी के अंदर विंडोज़ भी इनफिक्स्ड होती हैं, डोर बेल, आपकी सॉकेट्स वगैरह सब कुछ लगा होगा। कुछ बिल्कुल प्लेन भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए। 10 फुट हाइट, 8 फुट हाइट, 4 फुट, 5 फुट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, बने बनाए वॉल पैनल मिलेंगे और आप लगा सकते हैं। कितना बड़ा पैनल हो सकता है एक? ये 5x10 का बन सकता है। ठीक है, और अगर ज्यादा बड़ा रूम चाहिए आपको तो फिर आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। घरों में हमारी बड़ी आदत होती है ना ठोका ठाकी करने की, वॉल पेंटिंग भी हमें टांगनी है, इसकी की चेन के लिए भी कोई हमें वहाँ पे कुछ हैंग करने के लिए चीज़ चाहिए, तो क्या इसमें हम कील व्हील आराम से ठोक सकते हैं? हाँ, कोई मसला नहीं, इसके अंदर आप एसी वगैरह भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, हर चीज़। अगर वॉल्स इतनी लाइट वेट होंगी तो एसी का वेट कैसे बर्दाश्त करेंगी? ओके, लाइट वेट होना और मजबूत होना 2 डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो इसको ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है। लाइट वेट होता है बट ये इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं कि कन्वेंशनल ब्रिक से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है अगर आप चाहें तो। ओके, अच्छा, और जब हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, कुछ जिक्र आपने पहले किया ना कि अगर हम -50 टेम्परेचर भी है कहीं पर तो अंदर आप आराम से टी शर्ट में घूम सकते हैं। ये जो मटेरियल है इसकी एफिशिएंसी कैसी है? अगर हम इस मटेरियल को नॉर्मल जो कन्वेंशनल हमारी हाउसिंग होती है या कंस्ट्रक्शन होती है उसमें अगर इनकॉर्पोरेट करें, जैसे कि कोई एक दीवार या एक छत या कोई एक ऐसी जगह, तो उसका भी कोई फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला था कि हम लोग इस मटेरियल का, लिक्विड मटेरियल का पूरी रूफ पोरिंग कर दें, और उससे जो होगा, जो सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होगी छत के ऊपर, जो गर्मी ज़्यादातर रूफ से ही आती है क्योंकि सन पे डायरेक्ट इफेक्ट रूफ का ही होता है। यहाँ फिर अगर हम इसकी टाइल्स की बना के यूज़ करें, यहाँ पे इसकी पोरिंग करके वॉल्स को किसी तरह हम कवर्ड अप कर लें, तो उसका ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अंदर बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, या जितने भी आपका इवन जो HVAC MEP स्ट्रक्चर्स होते हैं, MEP से मुराद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जो जितना भी आपका सिस्टम होता है उसमें, जैसे अगर आपके पहले एक बिल्डिंग है उसमें 50 ACs लग रहे थे, अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल 30 ACs लग रहे हैं, तो उसके अंदर जो वायर्स कम हुई हैं, उसके अंदर डक्ट्स कम हुए हैं, उसके पैसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे, AC यूनिट के पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे, तो मतलब एक ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा बचत। और इसके रिलायबल होने की हम बात करें तो अगर हम कहीं पे नैनोलाइट ब्रिक से हम घर बना रहे हैं, हमें बाउंड्री वॉल अलहदा से चाहिए होगी या इतना मजबूत है कि ये सफिशिएंट होगा, बाउंड्री वॉल भी इसी के साथ बना सकते हैं? नहीं, बना सकते हैं बाउंड्री वॉल, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर आपको देखें, हर यू टेल मी व्हाट यू वांट एंड आई विल मेक इट फॉर यू। जो मर्जी चाहते हैं आप, जिस तरह की स्ट्रेंथ चाहते हैं, जिस तरह का कुछ चाहते हैं। ये तो सही कार्टून फिल्म वाला सीन है, क्या अच्छा, आप जो चाहे ऐसे बन जाएगा। क्या स्ट्रेंथ इसकी एनहांस भी हो जाती है? यस। अच्छा, इसकी वेट समझ लें, एक ब्लॉक की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, एक कन्वेंशनल ब्लॉक अगर 20 kg का है तो ये आपको 5 kg का भी मिल जाएगा, ये आपको 200 ग्राम का भी मिल, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5-7 kg पे चले जाते हैं, तो उस पर स्ट्रेंथ इक्वल भी हो सकती है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं मोमिन के कुछ इमारतें ऐसी होती हैं कि उनकी जो बाउंड्री वॉल होती है, स्पेशली जैसे कंक्रीट की वॉल्स बनाई जाती हैं, एक तो ऊंची और सही थिक, फॉर सेफ्टी पर्पस ऑफ कोर्स, तो क्या इस मटेरियल से ऐसी वॉल बन सकती है? जी, बन सकती हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है कि कंक्रीट को जितना मोटा करेंगे या जितना भारी करेंगे वो उतना मजबूत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने यही देखा है आसपास, यही चलता आ रहा है, मैंने भी यही देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में वो चीज़ मूव ऑन कर चुकी है अब ज़्यादातर वॉल पैनल्स हो गया, इवन बाहर तो यूरोप चले जाएं, प्लास्टर पेरिस के घर बनते हैं, मतलब आप एक पंच करेंगे तो वॉल टूट जाएगी ऑफ कोर्स। तो मतलब लोग अब उस चीज़ से हट गए हैं, मतलब एक मजबूती जो फैक्टर होता है। सही। अच्छा मोमिन, आपने कहा कि हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो बच जाती है ना जब हम इसको कहीं पे भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं घर को, लेकिन कुछ ना कुछ लेबर तो हमें रिक्वायर्ड होगी ना, क्योंकि आपने कहा कि इसके लिए पिलर्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए हमें कितनी लेबर कॉस्ट पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली? अगर 5 मरले का घर है और हमने घर फिक्स करना है, 3 से 4 लोग वहाँ पे जा सकते हैं, कर सकते हैं काम, ईजिली काम कर सकते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं फिर तो आपको मसला ही नहीं है, फिर तो आपको 2 बंदे चाहिए, एक क्रेन चाहिए, और 2 बंदे, एक क्रेन और घर बन जाएगा आपका। 2 बंदे एक घर बन जाएगा, लेकिन नहीं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी वॉल्स बन रही हैं, रूम्स बन रहे हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए भी तो एक स्पेसिफिक टेक्निक होगी जो कि ज़ाहिर एक स्किल होगा किसी के पास ना। ये तो नहीं कि सलमान मैं उठे हमने जाके कमरा रख दिया और कहा जी घर तैयार हो गया, कुछ स्किल चाहिए होगी। नहीं, अच्छा, इजीली अगर बात करें तो हर लेमैन कर सकता है, अगर आप खुद भी चाहें तो कर सकते हैं। कम हो गया, हम अपना घर खुद जैसे आपके लेगो ब्लॉक्स होते हैं, आप बिल्कुल रखेंगे, नट बोल्ट टाइट करेंगे, दैट्स इट।
آپ کا ایک دن کے اندر گھر تیار. اچھا کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہو کہ بھائی ہمیں ایسا والا گھر بنا کے دیں اور وہ آپ کو کارٹون فلم سے نکال کے بتا دیں مجھے ایسا گھر چاہیے, تو کیسے کانٹیکٹ کریں؟ میرا فیس بک پہ پیج بھی بنا ہوا ہے نینو لائٹ کے نام سے. نینو لائٹ, جی نینو لائٹ کے نام سے, اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. اوکے, اب چونکہ 10 سال ہو گئے آپ کو اس ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہوئے, ابھی آپ اسمارٹ ہومز تک پہنچے ہیں, تو نینو لائٹ سے آج اسمارٹ ہوم تک آپ نے اور کیا کیا, کس کس میدان میں کیا کیا؟ اوکے, میرا تھوڑا بہت انٹرسٹ آٹو موبائل میں بھی تھا, تو میں نے 2 گاڑیاں بھی بنائی تھیں. برک سے؟ نہیں, اچھا اصل گاڑیاں چلنے والی. میں نے کہا کیا آپ 10 مٹیریلز بائی گاڑی بنا دی؟ نہیں, میں نے پراپر ایک سپورٹس کار 2 بنائی تھیں, بالکل اسکریچ سے بنائی تھیں. اس کے بعد علاوہ ڈرونز وغیرہ کے میں تھوڑا بہت کام کیا. مجھے پے لوڈ ڈلیوری کا بہت شوق تھا کہ کچھ ایسے ڈرونز بنائے جائیں جن سے ڈلیوری کی جا سکے. تو اس کے علاوہ وہ کہاں گیا سارا کام؟ یہ بس میرے شوق ہیں. اچھا, یہ کمرشلائز چیزیں نہیں ہیں, بس ایک طرح سے. کیوں آپ دیکھیں گاڑی بنائی, پاکستان میں گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں, پاکستان میں گاڑیوں سے مینوفیکچر نہیں ہوتی ہیں, آپ نے گاڑی بنائی, آپ کو چاہیے تھا. چیزیں وائرل ہوئی تھیں کافی سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہوئی تھیں, بٹ میرا فی الحال کیونکہ کام بہت زیادہ ہے, انہی چیزوں کے اندر سے ٹائم نکلتا نہیں ہے. وہ گاڑیاں کہاں ہیں ویسے؟ راولپنڈی میں کھڑی ہیں دونوں. یہ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ آپ کو جو چیز چاہیے خود بنا لیں, گاڑی چاہیے خود بنا لیں, گھر چاہیے خود بنا لیں. کیا خود بنائے؟ بہت چیزیں بنائی ہیں. میں گاڑی, گھر اور بلڈنگ ڈیزائننگ کے اندر بھی ہوں. جیسے میں نے BIM 7 وغیرہ پاکستان میں انٹروڈکشن کرایا تھا, تو بلڈنگ ڈیزائننگ ہوگی, جتنی بھی ایفیشنسی کے اندر مطلب بلینز آف روپیز بچانا کنسٹرکشن میں کس طرح بچائے جا سکتے ہیں, کس طرح پائپنگ, الیکٹریکل پلمبنگ, کس طرح سسٹم ایفیشینٹ کیا جا سکے. لائٹ ویٹ کانکریٹ میں جیسے بات کی تھی, تو اگر ہم لائٹ ویٹ کانکریٹ یوز کرتے ہیں تو 50% ویٹ بلاک کا کم ہو سکتا ہے اس سے, تو پوری بلڈنگ کا 50% ویٹ کم ہو جائے گا اس سے. تو ایز اے ریزلٹ آپ ری بارز سے بہت کم کر سکتے ہیں. جو آپ کے سریا لگتا ہے بلڈنگ کے اندر وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو ہماری جیسے گرف کیلکولیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیج کے اندر ہم نے ایک پروجیکٹ کے اندر 23%, ری بارز کے اندر 17%. تو جیسے آپ کے 7-8 بلینس کا پروجیکٹ ہوتا ہے, تو اس کے اندر آپ کو ایزلی اچھی خاصی ملینز میں بچت صرف ان چیزوں سے ہو جاتی ہے. آپ نے ویسے اپنے گھر میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر کیا کیا ٹیکنالوجی انسٹال کی ہوئی ہے, اس گھر کو آپ نے کس طرح منفرد بنایا ہوا ہے؟ اوکے, میرا گھر کافی ٹائم پہلے ہم لوگوں نے بنا لیا تھا جب یہ چیز اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی آف کورس, بٹ کیونکہ مجھے زیادہ شوق تھا ان چیزوں کا, تو میں نے پھر اپنے گھر روف پہ پوری پورنگ کی تھی اس انسولیشن کے لیے. اوکے, اس سے کیا فرق ہوا؟ آف کورس وہ اس سے بل کی بچت ہوئی. آف کورس اما ابا خوب راضی, یہ بچہ صحیح ہے ہماری بچت کراتا ہے. بالکل, وہ آف کورس زیادہ بچت ہوئی, اور ٹھنڈا بھی رہتا ہے, اب گرمی میں ٹھنڈا رہتا ہے اور سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے. اور وہ انسٹالیشن اسی مٹیریل سے کیا؟ جی بالکل, نینو لائٹ برک سے. صرف میں نے روف پورنگ کی تھی, دیٹس اٹ. وہ کیا, اس میں کیا ہوتا ہے ایکسپلین کریں نا. ایک لیکوڈ مٹیریل ہے سمجھ لیں, اس کو آپ جس مولڈ میں ڈالیں گے اس کی شکل لے لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ اس کو بریک بنا سکتے ہیں, اس کو وال پینل بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے اسی لیکوڈ کو چھت پہ ڈال دیا. ایگزیکٹلی, اور اس سے ایسا ہوا کہ اب سردیوں میں گھر گرم اور گرمیوں میں گھر ٹھنڈا. بالکل. کیا کاسٹ آتی ہے اس کی؟ دیکھیں ہم ساتھ ایکسپلور کر رہے ہیں نا, بچت کے پورے پلانز مومنٹ سے لے رہے ہیں. کیا روف انسولیشن کی؟ روف انسولیشن کی, ود دیٹ مٹیریل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. رفلی 40-50-60 روپیز پر اسکوائر فٹ, ڈیپینڈنگ آن ہاں جتنی آپ انسولیشن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی مٹیریل آپ نے خود بنایا؟ یہ کہہ لیں ایک طرح سے سیم مٹیریل ہے, کمپوزیشن ڈفرینس ہوتی ہیں. آپ نے خود اس کو انوویشن آپ کی اپنی ہے؟ جی جی میری اپنی. اور لیکن ابھی تک آپ نے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کو اس مستفید ہونے کا نہیں کہا؟ نہیں کر رہا ہوں میں, پاکستان میں پورے آل اوور پاکستان کافی زیادہ پروجیکٹس وغیرہ ہیں, میں کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے بلڈنگس کا ذکر کیا مومن, تو ہائی رائز بلڈنگس جو ہوتی ہیں نارملی ان میں ایک پرابلم آتا ہے, ود پیسج آف ٹائم وہ جھک جاتی ہیں. اس مٹیریل سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جب بلڈنگس بنتی ہیں ہائی رائز بلڈنگس, کیا ان کے جھکنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سریا وغیرہ نہیں ہوتا ہوگا نا. کس میں؟ سوری, ہائی رائز بلڈنگس میں. ہائی رائز میں اسٹیل اسٹرکچر یوز کرتے ہیں زیادہ تر. تو ٹھیک, اسٹیل اسٹرکچرز میں جو ون آف دا موسٹ بگیسٹ ریزن آتا ہے بینڈنگ کا یا کریکس کا, وہ ایلاسٹیسٹی اور پلاسٹیسٹی ہوتی ہے ایک بلڈنگ کی. کہ اگر کوئی آیا فار ایگزامپل اور بلڈنگ بہت زیادہ پلاسٹک ہے, تو وہ اس جگہ سے ہلے گی نہیں اور کریک کر جائے گی. اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرکشن اور وہ کافی زیادہ ڈسٹرکشن بھی آتی ہے بلڈنگس کے اندر. تو اس کے اندر یہ ایک فائدہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گیپس ہیں, پورز ہیں. تو جیسے بلڈنگس کے اندر ارتھ کوئک ریزسٹنس کے لیے لگائے جاتے ہیں ربرز لگائے جاتے ہیں, تاکہ وہ شاکس کو ابزارب کر سکے جتنے بھی ارتھ کوئک شاکس آتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونک سے. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے پورس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی, جیسے اسپونج ہوتا ہے, آپ کو آئیڈیا شاید ہو رہا ہو کہ ارتھ کوئک اسپونج نہیں ہلے گا, بالکل ویسے ہی لائٹ ویٹ کانکریٹ بالکل بھی نہیں ہلتا ان چیزوں سے, کریکس وغیرہ نہیں آئیں. کس زلزلہ 7 اسکیل کا کتنا زلزلہ برداشت کر سکتا ہے یہ مٹیریل؟ اوکے, دبئی میں جتنی بھی ہائی رائز ٹاورز ایسے بنی ہوئی ہیں, اچھا, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, مطلب 10 اسکیل تک بھی جاتا ہے. تو مطلب اٹس اے ویری ایفیشینٹ مٹیریل, ارتھ کوئک ریزسٹنٹ کہہ سکتے ہیں, ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بھی اور فلڈ ریزسٹنٹ بھی. بالکل. اور ہائی رائز میں آپ کتنے فلورز اوپر تک جا سکتے ہیں؟
5 बुर्ज खलीफा के अंदर यूज़ हुआ है, तो यू कैन इमेजिन इट्स मतलब योर जितना मर्जी आप ऊंचा बना लें। इसके अंदर 3 आपके पास स्केल्स आ जाते हैं, ए बी और सी। नंबर ए होता है उसके अंदर डेंसिटीज़ का वेरिएशन होता है, वेट्स का। नीचे हम जो ब्लॉक्स लगाते हैं, अगर आप बहुत ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर हम उसको ज़ाहिर बात है प्लान करते हैं, तो नीचे हम थोड़े से हेवी ब्लॉक्स लगाते हैं, उसके बाद और लाइट जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते जाते हैं हम बहुत लाइट कर देते हैं। ओके, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। जबरदस्त जी, ये तो बड़ा काम का बच्चा है। बहुत काम का बच्चा है, हमारी भी बचत कराएगा, कौम की भी। और ऑन सीरियस नोट, हमारे मुल्क को ऐसे जवानों की जरूरत भी है जो सीखते हैं, वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सर्व करते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए चीजें कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। और जो सॉल्यूशंस हैं वो देखते हैं प्रॉब्लम क्या, फिर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे मुल्क को इस वक्त जरूरत भी है, जरूरत भी है, ज़ाहिर है हमें एफिशिएंसी की तरफ भी बढ़ना है, बचत की तरफ भी बढ़ना है। बहुत शुक्रिया मोमिन, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे अगले मौजू और मेहमानों के साथ। रहिए PTV के साथ। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। क्या करती और घर बैठ के इंतजार करती कि तुम कब कॉल बैक करोगे, कब मुझे रिप्लाई करोगे। खुदा के कहर से डरे भाई साहब, गरीब की बद्दुआ तो अर्श भी हिला देती है। जो मैंने फैसला किया है, सब पे ये फर्ज है कि उसकी हमायत की जाए। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों कुर्बान की तुमने? नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ।
तवानाई को बचाएंगे, पाकिस्तान को बढ़ाएंगे। अहले जमाल की पहचान ये है कि ये लोग मस्जिद कर्तबा तामीर भी करते हैं और तहरीर भी। वो अल हकम की तरह बादशाह भी हो सकते हैं और इकबाल की तरह दरवेश भी। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को या उस तख्लीक के अमल को आपको कहीं अबैंडन करना पड़ता है, वरना तो आप ताहयात एक ही सोच में, एक ही स्ट्रोक में, एक ही सुर में आप लगे रहें, और उसकी जब गहराई में आप जाना शुरू करेंगे तो कोई हद नहीं है उस गहराई। जिस तमद्दुन को अहले जमाल की खिदमत हासिल ना हो वो कभी खुशनुमा और देरपा नहीं हो सकता। मुझे बाकायदा खौफ आता है ये सोच के कि हाँ कभी एक आप अपने काम से खुद इतने ऑब्सेस ना हो जाएं कि बस उसी में आप हर वक्त मदहोश रहें। वेलकम बैक। नाम है बर्बाद लेकिन काम है लोगों को आबाद करना, लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेरना, मुस्कुराहटें बिखेरना। मैं बात कर रही हूँ बर्बाद बैंड की। 5 दोस्तों पर मुश्तमिल एक ऐसा बैंड है जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आता है। और सबसे अच्छी बात यह शेब कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से इन्होंने आगाज किया। डिफरेंट आइडेंटिटीज के लोग इसमें शामिल हैं और जब शुरू में अर्निंग होती थी ना थोड़ी थोड़ी, तो अपने लिए एक इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते थे। तो यूं इस बैंड ने अपना एक नाम बनाया है और अभी और नाम इंशाल्लाह बैंड बनाएगा। ये बर्बाद नहीं आबाद करेगा। बर्बाद बैंड साथ मौजूद है, तारुफ करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शोएब अहमद हैं गिटारिस्ट, बीट्स प्लेयर हैं राशिद महमूद, वोकलिस्ट हैं हमजा अली, एहतशाम मलिक ही इज द वोकलिस्ट एज वेल, और इसके साथ साथ हमाद अली ने हमें ज्वाइन किया। आप सबको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त जी। यार ये बताएं, मेरा ख्याल है पहले हम स्टार्ट करते हैं शोएब आपसे। वैसे भी हम नाम है आप मेरे, आप वोकलिस्ट भी हैं और गिटारिस्ट भी हैं? हाँ, मैं वोकलिस्ट गिटारिस्ट और इसकी जो प्रोडक्शन है ना म्यूजिक ओके वो मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है। और एहतशाम क्या करते हैं? मैं वोकलिस्ट हूँ। और हमजा? और मैं भी वोकलिस्ट हूँ बर्बाद बैंड का। मैं वोकलिस्ट भी हूँ और बर्बाद का जो सोशल मीडिया है, वीडियोस अपलोडिंग करनी है, पोस्ट करना है, बनानी कैसे है, वो सारी चीज़ें। और राशिद? जी मैं बीट प्लेयर भी हूँ और वोकलिस्ट और गिटारिस्ट भी। ठीक है। सबसे ज्यादा काम मुझे लगता है राशिद से कराते हैं। अच्छा, तो ये आगाज कैसे हुआ, कैसे आप लोग इकट्ठे हुए और कैसे ये बैंड का नाम सोचा कि बर्बाद बैंड? असल में हम एक ही एकेडमी के थे सारे। हमें म्यूजिक का शौक था, बचपन से था, लेकिन फिर हम जब इकट्ठे हुए तो हमें लगा कि यार हम क्यों ना, हम जैमिंग करते थे, लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था, तो हमें लगा क्यों ना हम जो है ना एक बैंड बनाए। तो फिर बैंड हमने बनाया, तो वीडियोस अपलोड की, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हमने नाम जब नाम सोचा तो बड़े लोग कह रहे थे कि यार ये क्या नाम आपने रखा। हमने एक यूनिक सा नाम रखा है, बिल्कुल अलग से सबसे। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का। आइडिया किसका था ये नाम रखने का? आई थिंक सब मिलके कर रहे थे, सब मिलके बर्बादी कर रहे थे। मिलके बर्बादी कर रहे थे, लेकिन हमारा काम बर्बाद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बर्बाद नहीं रखा हुआ। मेरा ख्याल है गुफ्तगू तो चलेगी साथ साथ, इनसे मुतालिक हम ये भी जान पाएंगे आगे चल करके अच्छा सीखा कहाँ से और आप सिखा भी रहे हैं। लेकिन कोई एक ट्रैक अगर हम सुन पाए आपसे ताकि समझ आए ना कि अच्छा गा कौन सा रहा है, गिटार कौन बजा रहा है। महफिल को 4 चांद लग जाएंगे। सुबह का टाइम है तो कलाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। करे कोई जो हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में
है फैसला न कोई दूसरा गुज़ार, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन के अंजुमन का पांचवा चराग है, हसन का पहला हम सफर, ओ हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा मिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, सुबह सवेरे अमजद साबरी की याद दिला दी। मतलब ये कलाम जब भी सुनते हैं तो उनका चेहरा जहन में आता है, क्योंकि उनकी डेथ से पहले आखिरी यही कलाम था जो हम सब ने सुना भी और अभी तक हम सुनते भी आए हैं। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट राशिद बजा रहे थे, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं? इसको कैजन कहते हैं। कैजन, हाँ। कहून बेसिक इसका होता है, लिखने में कैजन ही आता है। अच्छा, बीट बॉक्स भी कहते हैं। बीट बॉक्स भी कहते हैं। हाँ, थोड़ा आसान, बीट बॉक्स जरा आसान लग रहा है। अच्छा हमजा, आप सब सिंक कैसे हुए? वक्त लगा है सिंक होने में? हाँ जी, ये बहुत मुश्किल होता है कि 5 लोग एक बैंड में, ये बहुत और मुश्किल 3 वोकलिस्ट। बिल्कुल। और ये सब हम लोग बैठते थे, गाते थे, सबको शौक था। तो हमने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम इसको एक बैंड बनाया जाए। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया सबका। हमारी वीडियो भी काफ़ी पहले वायरल हुई, मिलियंस में माशाल्लाह उसकी व्यूज़ गए। कौन सी थी वो सबसे ज़्यादा वायरल? वो एक नया पाकिस्तानी गाना था जो हमने कवर किया, पसूड़ी। तो उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फिर हमने हमने असल में मैशअप्स ज़्यादा बनाते हैं, तो वो क्योंकि बीच में कुछ हमने इस तरह के गाने हैं वो इंडियंस, फिर वो हमने वो काट दी बीच में से। तो ये कि हमारा पसूड़ी बहुत तो पसूड़ी हो जाए, पसूड़ी सुन लेते हैं। जी अगलावा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू राज बाजों नू लुका कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़िया बड़ाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा दिल सहारा ख्वाहिशा दी अधूरी नू वारी में जहां मैं तेनू बुला गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे बड़िया बड़ाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। कमाल, बहुत मजा आ रहा है जनाब।
بات کرنے کا مزہ الگ اور اس میوزک کا مزہ الگ. اچھا جانرا سلیکٹ پہلے سے تھا آپ لوگوں کا یا جب ساتھ ملے بیٹھے اور سوچا ایک دوسرے کو سمجھا پھر جانرا فائنل کیا؟ اچھا صوفی اور پاپ کی طرح. اصل میں جی پلیز. اصل میں جانرا ہم ڈفرینٹ جانرا کے سنگرز تھے. مطلب کہ میں تھوڑا کلاسیکل ٹائپ گاتا تھا, حمزہ فوک, راشد بہت اچھا ووکلسٹ ہے وہ بھی کلاسیکل, حماد بھی. تو تھوڑا سا ہم نے مل کے جو ہے نا ایک یونیک آواز بنانے کی کوشش کی, ہم ملا کے جو ہے نا ایک مل کے ایک نیا جانرا تو نہیں تشکیل دے دیا بس نیا جانرا سمجھ لیں. ہاں جی ویری نائس. آپ شعیب سکھاتے بھی ہیں؟ ہاں میں آرٹ کاؤنسل میں نا کلاسز بھی دیتا ہوں گٹار کی اور اس کے علاوہ پروڈکشن وغیرہ میوزک بناتا ہوں میں خود. تو اس کا جو میوزک ہے میں خود ارینج کرتا ہوں. اچھا اور شعیب میوزک کو لے کے کتنا سیریس ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ میں میوزک ہی کروں, میں اس قدر سیریس. یہ صرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ؟ نہیں, میرے گھر والے مجھے پراپر سپورٹ کرتے ہیں. اچھا تو مجھے گھر والوں کی طرف سے فل چھوٹ ہے نہیں کہ میں, وہ کہتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو. ویسے باقی آپ سب لوگوں نے بھی NCA سے سیکھا یا آپ وہاں پہ صرف پرفارم کرنے جاتے ہیں؟ نہیں بالکل, ہم نے کلاسز لی راولپنڈی آرٹس کونسل سے پچھلے 6 سال سے یہ میوزک کی فیلڈ میں ہوں. 6 سال سے؟ بلکہ وہاں پہ جو ہمارے ٹیچر ہیں حمزہ سب سے پرانا ہے. یار لگتے تو نہیں ہیں اتنے پرانے. حمزہ تو سب سے نئے لگتے ہیں. بہت چھوٹا تھا جب اس نے میوزک سٹارٹ کیا تھا. اوکے. اور آپ نے کب سے سٹارٹ کیا؟ مجھے بھی کچھ 3-4 سال تو ہو گئے. اوکے. اچھا اس میوزک کے ساتھ کچھ اور پیرالل چل رہے ہیں, تعلیم یا کوئی اور پروفیشن, یا صرف میوزک ہی میوزک ہے؟ نہیں اسٹڈی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے؟ میں BS میڈیا کر رہا ہوں رفا سے, لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. اوکے. تو پھر بھی میوزک کے ساتھ سیریسنس زیادہ ہے نہیں یا یہ شوق ہے, یہ پیشن ہے, اور وہ دوسری طرف بھی آپ نے کہا وہ گھر والوں کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ الٹرنیٹو تو ہونا چاہیے. بینڈ کو سٹارٹ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آلموسٹ 1 سال ہو گئے ہمیں. 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. اور شروع سے آپ سارے ممبرز اکٹھے ہیں یا آپ میں سے کسی نے بعد میں جوائن کیا؟ نہیں ہم ساتھ ہی ہیں, بلکہ ہمارا ایک مینیجر بھی تھا. I was about to ask کہ 6 لوگوں کا بینڈ تھا, چھٹا کون ہے؟ وہ مینیجر ہے نا ہمارا جو مینیج کرتا ہے ہمارے بینڈ کو. اوکے. اور آپ سوشل میڈیا پہ وہی مینیج کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا آپ مینیج کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ برباد کا رسپانس کتنا اچھا آتا ہے؟ یوٹیوب پہ اچھا ہے, یوٹیوب انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ تھوڑا سا کم. اوکے. اور کیا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اچھا فیڈ بیک آئے اور ایک بس جتنا ریگولر آپ ویڈیو پوسٹنگ کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ جو ہے رسپانس اچھا آتا ہے. آپ لوگوں نے ڈیلی کا کوئی ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ آج ہم نے ایک ویڈیو بنا کے ویکینڈ پہ ایک ویڈیو ہو جائے, لازمی ہونی چاہیے. اور ایونٹس وغیرہ پہ آپ لوگ کس طرح جاتے ہیں؟ مطلب ہفتے میں 2-3 ایونٹس پہ ضرور جاتے ہیں یا ونس ان اے بلو مون کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے؟ ہماری نہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, جیسے کسی کیفے میں چلے گئے ساتھ بیٹھنے کے لیے. اس کے علاوہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم اپنے پریکٹس کرتے رہتے ہیں. کوئی ایونٹس آ جائے تو اس کے علاوہ جیمنگ کرتے ہیں. اوکے. تو اس طرح ابھی ہم کچھ اپنا بنا رہے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی بہت جلد ہمارے چینل. یعنی آپ صرف ٹیزر دیں گے, بتائیں گے نہیں؟ ٹیزر نہیں, ابھی انشاءاللہ وہ آ جائے گا, بہت جلد آ جائے گا. آلموسٹ تیار ہو چکا. تھوڑا سا نہیں چوری ہو جاتا ہے نیچرلی, خدشات بھی تو بہت ہیں. کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر جب کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ بہت جلد. اوکے. کون سا ٹیم ممبر ایسا ہے جس کی وجہ سے اکثر جیمنگ مس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں آیا بھائی, اب کیا کریں ایک ٹیم میں؟ اچھا یہ میسیجز میں سب کو کہتے ہیں جلدی پہنچ جانا اور آتے سب سے لیٹ ہے. پھر کوئی ہوتی ہے کٹائی شٹائی بھی؟ نہیں پھر ظاہری بات ہے آگے آتے ہیں تو وہ ترس آتا ہے. اچھا میرے خیال میں اگر وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ اور بھی سننے چاہیے. بالکل جی بالکل. اور کیا سنا ہے؟ ہم ایک ابھی بہت ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے گانا, ایک ہم وہ سناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا. کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا. دیوانہ ہوا مستانہ ہوا, تیری چاہت میں کتنا فسانہ ہوا. تیرے آنے کی خوشبو, تیرے جانے کا منظر, تجھے ملنا پڑے گا اب زمانہ ہوا. صدائیں سنو جفائیں سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا. کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا.
तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सजाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। जबरदस्त जनाब, मजा आ गया। मुबशर पुत्र मजा ही आ गया, गाने सुनने का मजा आ गया, इस सेशन का मजा आ गया। बहुत शुक्रिया, आप सबका साथ मौजूद थे आप, और ऑल द बेस्ट जी। आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, और सोशल मीडिया जो कि आप देख रहे हैं तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारी आई होती है कि आपने इनको और आगे लेकर जाना है। ऑल द बेस्ट टू बर्बाद बैंड जो करता है आपको आबाद, आपके दिन को खुशगवार बनाते हैं, जैसे आज हमारा दिन बन गया है बड़ा शानदार। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात कल करेंगे, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।